प्रणाम, नमस्कार। हम लोग मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से 2 मूर्धन्य इतिहासकारों का स्वागत करने की स्थिति में हैं। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल पोथीनामा करके एक ऐसा कह सकती हैं या कह सकते हैं आप लोग कि एक ऐसा मंच तैयार कर रहा है, जहाँ उन किताबों की चर्चा की जा सके, जो किताबें अपने आप में एक दखल हैं। एक दखल है हमारी समाज की उन सारे ही जमे हुए पानी की राहों को खोलने में, देखा जा सके कि उनके नीचे क्या सर रहा है। आखिर इतिहास की आवश्यकता क्या है और उसका एक टूल के तौर पे हम लोग प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। किन चीज़ों को हम लोग स्मृतियों में जाकर झाँक सकते हैं और देख सकते हैं कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। और इसी दखल में आज हमारे साथ हैं, इसी दखल को देने में जो हमने पहली पोथी का इनफैक्ट इस मंच से हम लोग इस पोथीनामा की शुरुआत जो है वो प्रोफेसर अपर्णा वैदिक, 2 मूर्धन्य इतिहासकार हैं हमारे साथ। प्रोफेसर अपर्णा वैदिक की किताब पर चर्चा होगी और चर्चा में हमारे साथ हैं चर्चा करने के लिए प्रोफेसर मयंक कुमार। पहले मैं अपर्णा वैदिक का परिचय दे देती हूँ और फिर मयंक कुमार को का मैं परिचय दूंगी। अपर्णा वैदिक अशोका यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं इतिहास की और साथ ही उन्होंने एलएफ से जो है एलएफ से मैकमिलन से बहुत सारी किताबों की जो है वो रचना की है और उनके आने वाले कुछ किताब भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज की जो किताब चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है उस किताब का नाम है माय सन्स इनहेरिटेंस और वो उसमें एक लिंचिंग के इतिहास की जो सेक्रेट चर्च जो एक इतिहास रहा उसकी चर्चा करेंगी। तो अपर्णा हमारे साथ हैं और साथ में है सत्यवती इवनिंग कॉलेज से एसोसिएट प्रोफेसर मयंक कुमार, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और आपने भी बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में और जर्नल्स में इतिहास की किताबें आपने बहुत सारी लिखी हैं। आपका बहुत दखल रहा है, खास करके पर्यावरणीय विषयों पर आपका बहुत बड़ा दखल रहा है। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं और अब हम आशा करते हैं और आग्रह करते हैं प्रोफेसर मयंक कुमार से कि वो अपर्णा वैदिक से वार्ता की शुरुआत करें। सविता, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वक्त आप हमारे संग जुड़ रहे हैं। और जब सविता और अपर्णा ने मुझसे बातचीत की कि इस किताब पे बातचीत करनी है, तो मुझे इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा था इस पे बात करना, क्योंकि ये किताब एक नए तरीके का दखल है। दखल इन द सेंस कि हम जब इतिहास लिखते हैं इतिहासकार होकर के, तो हम लोग बहुत टेक्निकल हो जाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सोर्स के ऊपर आधारित हो जाते हैं और हमारी राइटिंग आमतौर के ऊपर नीरस हो जाती है, क्योंकि हम जिन पैरामीटर्स पे लिख रहे होते हैं हम उन कसौटियों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश में ये भूल जाते हैं कि नैरेटिव, एक व्याख्यान का जो असर होना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा मिस होने लगता है। अपर्णा ने ये कोशिश की इस किताब के अंदर कि इतिहास की उन बंदिशों को ध्यान में रखते हुए भी इन बंदिशों को तोड़ा जाए। मतलब ये बात कि जो जनमानस में इतिहास चल रहा है, उस जनमानस के इतिहास को किस तरीके से इतिहास का जो विषय है, जो उसकी रिगर है, जो उसकी डिसिप्लिन है, उसके संग रखते हुए कैसे अपनी बात को रखा जाए। और जो विषय उन्होंने चुना वो विषय अपने आप में कंट्रोवर्शियल भी कहलाएगा, लेकिन जितना वो कंट्रोवर्शियल है उससे ज्यादा वो इतिहास को समझने की नई दृष्टि के ऊपर हमें अग्रसर करता है। ये बात तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप उसके टाइटल पे गौर कीजिए। वो वहां कह रही हैं माई सन्स इनहेरिटेंस। हेरिटेज की बात नहीं कर रही, इनहेरिटेंस की बात कर रही हैं। और जब वो इनहेरिटेंस की बात करती हैं तो सवाल मेरा उनसे यहीं से शुरू होता है कि अपर्णा, आपने ये शब्द क्यों चुना? आपने इनहेरिटेंस को क्यों ज्यादा प्राथमिकता दी? हेरिटेज कह के क्या आप उसको बहुत बड़े व्यापक में बांधने से रुक रही थी और थोड़ा अपना पर्सनल या व्यक्तिगत जो भी आपका अनुभव रहा है इतिहास लेखन में, अपने घर के अंदर, अपने समाज के अंदर, क्या उस पर्सनल को भी आप कैरी करना चाह रही थी हिस्ट्री के डिसिप्लिन के अंदर? अपर्णा, आपका माइक म्यूट है अपर्णा। सविता, मुझे यहाँ आमंत्रण देने के लिए शुक्रिया। सविता मेरी बड़ी बहन की तरह है, धर्म भगिनी है और जब तक मुझे इनसे डांट पड़ती है, तो जब इन्होंने कहा कि अगर कार्यक्रम है और नहीं आई तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। फिर हिंदी में किसी एकेडमिक को ढूंढना जो बोल सके, तो उस करके हम लोग डॉक्टर मयंक कुमार के पास पहुंचे, हमारे सहयोगी। पर इन्होंने एक बात जो अपने शुरुआत में नहीं, इंट्रोडक्शन में नहीं बोली, वो ये कि इस किताब को लिखने में इन्होंने मेरी बहुत सहायता की। राजस्थान के इतिहास के कई पहलू थे, कई आयाम थे, वो मैंने नहीं पढ़े हुए थे, मेरी समझ से बाहर थे। तो कई घंटे मेरे साथ तीन मूर्ति के बाहर स्टेप्स पे बैठकर मुझे वो इतिहास समझाया, रेफरेंसेस दिए, लोगों से जोड़ा।
और ये प्लान भी बनता रहा कि साथ में कभी जाएंगे, देखेंगे, वो नहीं हो पाया, तो होपफुली हो पाएगा आगे। तो उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि अगर वो मुझे प्रोत्साहन नहीं मिलता तो मैं शायद नहीं लिख पाती। तो चलिए, अब आपका जो प्रश्न है पहला, कि किताब की प्रेरणा कहाँ से मिली, और फिर मैंने इनहेरिटेंस शब्द का प्रयोग क्यों किया। तो अब देखिए, जो शब्द है ना प्रेरणा, बहुत सकारात्मक शब्द है ना। बहुत खुशी, ऐसा लगता है, सुन के लगता है कि बड़े बड़े लोग मेरे पीछे, कुछ तो ऐसा रहा है, या कोई बड़ा कुछ इवेंट हुआ है जिससे बहुत प्रेरणा मिली है मुझे। और इसमें एक मृदुलता भी है शब्द में ना, और एक भव्यात्मक भी है, ग्रैंडियोस वर्ड है। बट एक्चुअली ये किताब ऐसे कुछ भी बड़ी चीज से निकलकर नहीं आई। अगर हम कटुता, शोभ, पीड़ा, क्रंदन, शोक, इनको प्रेरणा का सूत्र मानने को तैयार हैं, तो ये किताब वहां से निकल कर ये एक बहुत ही कई रातों की जो नींद खराब हुई है कुछ चीजों को लेकर, उनसे निकल कर आई है। तो मन के एक बहुत अंधेरे कोने से निकल कर आई है। तो इसका प्रेरणा का उस तरह से कोई बहुत खुशनुमा स्रोत नहीं है मेरे पास। और अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, आपने शायद एक शब्द सुना होगा, कई लोगों ने, मतलब कुछ समुदाय में प्रचलित है, कुछ में नहीं है। एक शब्द होता है मरसिया। तो मुहर्रम के दिनों में मरसिये पढ़े जाते हैं। मरसिया होता है मृतकों के लिए लिखे गए शोक गीत। तो इस किताब को आप मेरा मरसिया समझिए। हालांकि जो किताब है वो इतने सैड नोट पे नहीं लिखी गई है, पॉजिटिव किताब है उस तरह से, खत्म भी एक अच्छे भले, मतलब आप पढ़ के बहुत परेशान नहीं होंगे। बट मेरे अंदर से जो आई प्रेरणा वो है, ये मेरा मरसिया है। और ये किताब एक मेरी दुविधा, एक जहनी ऊहापोह की से जन्मी। और ऊहापोह ये है कि जिनका हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे हमारी वैचारिक सहमति नहीं है, उनका हम अपने जीवन में क्या करें। मैं उन लोगों का तर्पण करूं, या उनको दंडित करने, वो दंडित हो, दुखी हो, इसकी कामना करूं। हाँ, तो ये वो है कि आपके अंदर की जो वो है ना ऊहापोह, एंड और ये दुविधा शब्द मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आई थिंक हमारी जो दुविधाएं हैं वो ज्यादा सच्ची होती है। दुविधाओं से निकला वो रेजोल्यूशन पता नहीं कितना सच्चा होता है, नहीं, पर दुविधा बहुत, अर्जुन की भी तो दुविधा ही थी ना, पूरी गीता उसमें लिखी गई। ठीक है ना। मनी कौल ने पूरी फिल्म बना दी दुविधा, गिरीश कर्नाड ने वो लिख दिया, ययाति लिख दिया। हाँ, तो वो दुविधा बहुत जरूरी है। तो ये मेरी दुविधा से निकली है। और जीवन के में बहुत सारा हिस्सा ना हमारा ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, वो धूसर और धुमेला होता है। तो ये पुस्तक मेरे धूसर कोने से निकली हुई, कि जहां ये नहीं पता था इस तरफ जाएं तो सही है, उस तरफ जाएं तो सही है। और वो इसलिए, वो दुविधा किस लिए, हिंसा में अपनी सहभागिता, अपना सह अपराध का बोध, उससे ये कहानी जन्मी है। और तीसरा जो आपने कहा, इतिहास लेकर, तो इतिहास लेकर हम लोग जिस तरह से करते हैं, उस समय बहुत समय से विमुख थी। मुझे ये समझ में आ रहा था कि उसकी प्रेरक शक्ति बहुत सीमित है, किसी को परसुएड नहीं कर सकती। और इसी का कारण है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जो प्रचलित इतिहास है, लोक इतिहास समझ लीजिए, वो इतना ज्यादा लोगों पर हावी हो गया। कुछ भी भेज दीजिए व्हाट्सएप में, लोग मान लेंगे। और क्योंकि हमारी लेखनी जुड़ गई है प्रमोशन से, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बने और उससे फुल प्रोफेसर बने, तो हम तो वो करने में लगे। और भाषा का ऐसा प्रयोग करते हैं कि वो हमें आपस में 4 लोगों को समझ में आ जाती है, और बाकी दुनिया जाए तेल लेने। हाँ, तो इतिहास को कैसे रोचक तरीके से प्रस्तुत करा जा सकता है, कैसे हम हम लोग तथ्यों का इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोरिकल जो रिसर्च करते हैं, हम उससे भी सत्य, मतलब उससे भी जुड़े रहें, लेकिन इस तरह से अपनी कहानी को इस तरह से पेश कर पाए कि लोग उसको पढ़ें, समझें, रुके, सोचें उसके बारे में। तो इसको आप एक पब्लिक हिस्ट्री लिखने का मेरा ये प्रयोग समझिए। तो मुझे लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। और मुझे पता है ये किताब लिखने पे शायद मेरे कई इतिहासकार सहयोगी वो ये सोचेंगे, यार क्या किताब लिख दी है इसमें, ऐसा, मैं उसको सीरियसली ना भी लूं। पर वो जो रिस्क है वो मैं लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक बड़ा हमारे सामने कार्य है, इतिहासकार, एक समाजशास्त्री की तरह मेरे सामने उससे एक बड़ा कार्य है, और वो है इतिहास पहुंचाना लोगों को, उनकी भाषा में पहुंचाना। हालांकि इंग्लिश में लिखी हुई है,
तो पर सरल भाषा में लिखी। चलिए। अपर्णा, बहुत 2-3 आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली और उसने नए सवाल तो खड़े ही किए, लेकिन कुछ मुझे भी उकसाया कुछ बोलने के लिए। पहले जो आप मर्सिया शब्द यूज कर रही थी, तो ये मतलब मैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा कि जैसे मर्सिया लिखा जाता है वैसे शहरों के लिए भी लिखा जाता था। तो शहरों के वो शहर आशोभ कहलाते हैं और हमें दिल्ली के लेकर के शहर आशोभ बहुत मिलते हैं। तो ये जो वेदना की अभिव्यक्ति है ये खाली आपके संग नहीं है, जो भी थोड़ा भी चिंतित है या जिसके अंदर जिसको आप दुविधा बोल रही हैं, मैं उसके लिए शब्द यूज करूंगा विवेक। अगर आप विवेकशील हैं तो आप बहुत आसानी से किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हर चीज के कई पहलू होते हैं और इतिहासकार उन पहलुओं के बीच में भटकता रहता है। खाली दुख में लिख देना या खाली शोक में लिख देना या खाली तर्पण के लिए लिख देना या खाली सजा देने के लिए लिख देना, इतिहासकार यही बताना चाहता है और आपने बहुत खूबसूरती से अपनी किताब में ये बताया है कि इस दुख के होने के बाद भी आपकी किताब कहीं उनको सजा देने के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि एक जनमानस तक ये बात पहुंचाने के लिए लिखी गई है कि इतिहास एक सीधी रेखा नहीं है। इतिहास अपने आप में एक बहुत उलझा हुआ गुच्छा है, जिस गुच्छे को सुलझाने में इतिहासकार को बहुत परेशानी होती है। खासकर इसलिए भी होती है कि जो इतिहास हमें मिल रहा होता है, लिखे साक्ष्य जो हमें मिल रहे होते हैं, वो साक्ष्य अपने आप में किसी राजनीति के तहत लिखे गए होते हैं। मैं उस पर बाद में आऊंगा पढ़ना आपके एक चैप्टर को लेकर के, जब आप नॉन आर्यंस की बात कर रही हैं वहां के ऊपर इस बात को मैं दोबारा उठा के लाऊंगा। लेकिन अभी जो मैं आपसे और आगे समझने की कोशिश कर रहा था कि आपकी किताब में जिस बलिदान की बातचीत शुरू हो रही है, भारमल की जो आप बातचीत कर रही हैं, मैं वो जगह अभी देख के आया हूँ, आप पहले हो आई थी, मैं अभी होकर के आया। जिस बलिदान की बातचीत हो रही है और जिससे आज का जनमानस जो है इतिहास को बलिदान के बजाय बदले की भावना में बदलता चला जा रहा है। ये जो बदलाव आ रहा है कि वहां भारमल की कहानी बलिदान की है कि गाय की हत्या हो रही है, वो रोक नहीं पा रहा है तो वो अपना बलिदान दे रहा है। जबकि आज राजनीति ये हो गई है कि हम बदला ले लेंगे, जो ये कर रहा है या नहीं भी कर रहा हो, तथाकथित रूप से कर रहा हो, हमें लगता हो कि कर रहा हो, उसके दाढ़ी ये इसलिए कर रहा होगा। ये जो परेशानियां समाज में आई हैं, ये शायद इतिहास के विकृत रूप की वजह से आई हैं। आपके हिसाब से ये जो बदला लेने की प्रवृत्ति आ रही है, जो बलिदान को रिप्लेस कर रही है, इसको आपने जो किताब में व्याख्यायित किया है, थोड़ा दर्शकों से उसकी चर्चा कीजिए, क्योंकि वरना जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन तक ये बात कैसे पहुंचेगी कि जो बदला लेने की प्रवृत्ति आ रही है बलिदान की जगह, वो कैसे मुखर हो रही है। ओके, तो पहले मैं आपका आपने एक मुझसे सवाल पूछा था जिसका मैंने पूरा जवाब नहीं दिया, वो इनहेरिटेंस और हेरिटेज। मैंने विरासत के लिए इनहेरिटेंस शब्द क्यों इस्तेमाल किया और विरासत क्यों नहीं किया, फिर मैं उसको बलिदान से जोड़कर बोलना चाहूँगी कि जो विरासत शब्द है ना, उसके साथ भी यही जुड़ा है कि वो विरासत एक बहुत सकारात्मक शब्द है ना, और उसका स्केल बहुत बड़ा है, वो बड़े पैमाने की बात होती है। तो हम जब विरासत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको देश की विरासत है ना, राष्ट्र की विरासत या राज्य रजवाड़ों की विरासत है ना, किले, पुराने महल और ये सब। तो विरासत शब्द ना थोड़ा सा मुझे लगता है एक आम आदमी से हटके दूर है हमसे। और इनहेरिटेंस में जो शब्द है उसमें कई चीजें छुपी हुई हैं, कई निहित हैं, छुपी हुई नहीं है, निहित हैं, जैसे वंशानुक्रम, पैतृक संपत्ति और एक व्यक्तिगत संबंध जो हो रहा है, जो पीछे से आया है उससे एक व्यक्तिगत संबंध। तो मेरा ये शब्द इस्तेमाल करने का कारण ये था कि मैं व्यक्तिगत जवाबदेही की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम हिंसा के बारे में सोचते हैं तो हमारा ये सोच ये होती है वो कर रहा है हिंसा, वहां हो रही है हिंसा, हम उससे अलग है। मैं टीवी पे होता देख रही हूँ, मैं तो बैठ के अपनी चाय पी रही हूँ, तो मेरा इस हिंसा से बिल्कुल कोई संबंध नहीं, तो मेरी इसमें भागीदारी कैसी। लेकिन मेरा कहना है, मतलब किताब ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम सबकी भागीदारी है, हाँ, और हम सबकी जवाबदेही है और हम उससे बच नहीं सकते। तो अगर मेरे बच्चे बड़े होकर बोलते हैं अम्मा आप कहाँ थी उस वक्त, आपने क्या किया, हाँ, तो जवाबदेही उस तरह की, क्या आप खड़ी होकर देखती रही, आपने रोका नहीं, तो मैं उनसे बोलूंगी नहीं बेटा मैं तो टीवी पे देख रही थी, मैं तो चाय पी रही थी उस वक्त। अब ये जवाब तो नहीं देना चाहिए ना एक बच्चे को। तो ये वो है इनहेरिटेंस शब्द से मैं आ रहा है। बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप, बहुत बड़ी बात बोल रही हैं कि हम खाली बैठे नहीं रह सकते हैं, हम इसको खाली देखते नहीं रह सकते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी, आपने मर्सिया जो शब्द कहा था अपर्णा,
वहाँ मैं थोड़ा सा एक कुछ कहना चाह रही थी। अपने शोक कहा, उसको शोक गीत कहा। हमारे यहाँ जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ पे कोसी के लिए शोक गीत लिखे जाते हैं और बकायदे बहुत विस्तृत शब्दों में लिखे जाते हैं। पर वही कोसी जिसके लिए शोक गीत लिखे जाते हैं सबसे उर्वरा भूमि भी तैयार करती है। तो याद रखिएगा, जिन बातों की मरसिया लिखी जाती है, जिन बातों का शोक गीत लिखा जाता है, वो बेहद उर्वरा भूमि भी आप तैयार कर रही हैं। इसका ध्यान रखिएगा। उस जिम्मेदारी की शायद आप भावना के साथ ही जो है वो किताब लिख पा रही हैं। जी। That's a very nice thing to say. मयंक, आप कह रहे थे कुछ? मैं नहीं, जो सविता बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने मेंशन किया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम प्रकृति का सिर्फ दोहन कर रहे हैं। हम नदी की बाढ़ के रास्ते में आ गए और फिर कहते हैं कि नदी में बाढ़ आ रही है। अरे नदी का तो काम है बाढ़ में बहना। हम वहां मकान बना देंगे, फिर शिकायत करेंगे। और यही बात अब जो आप बोल रही हैं उसके संग हो रहा है। हमने कैटेगरीज को इतना सीमित कर दिया है कि फिर हम उसके बाहर की किसी भी और संभावना को देखने से इनकार कर देते हैं। जिसको आप कविता बोल रही हैं, हम विवेक के रूप में कहना चाह रहे हैं, हम उसको सबसे पहले किनारे रखते हैं, क्योंकि हमने तय कर लिया कि ये ऐसा ही हुआ था और अब हम उसी पे चले जा रहे हैं। आपकी किताब उसको चैलेंज कर रही है कि भारमल की कहानी में जो गौ रक्षा की पूरी बातचीत है और जो आज गौ रक्षा हो रही है, उसमें जो बदलाव आ रहा है, वो बदलाव आपने बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया अपनी किताब में। उसको थोड़ा सा और व्याख्यायित कीजिए तो हम लोग आगे बात बढ़ेंगे। जी हाँ, तो चलिए मैं उस बलिदान पर आती हूँ। तो बलिदान को समझने के मैं दर्शकों को 2-3 तरीके देती हूँ कि बलिदान जो शब्द है काफी पोटेंट शब्द, इसमें आप बहुत सारे इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो एक तो है बलिदान का मतलब आत्मदाह, शहादत या कुर्बानी। तो किताब में मैं अपने एक पूर्वज की कहानी इसमें बताती हूँ, और ये कहानी मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे। उनको हम लोग घर में भैया जी बुलाते थे। तो भैया जी की मुझे दी हुई ये कहानी थी, और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। तो किताब में ये वाला एक तार है जहाँ एक सबसे बड़े खानदान के बच्चे को आप एक स्टोरी ट्रांसफर करते हैं, एक कहानी उसको थमा देते हैं, और वो कहानी है परिवार में किसी की कुर्बानी की। और वो कहानी अधूरी थी, फिर हम लोगों ने किताब में भी मैं इसका जिक्र करती हूँ, हम लोग साथ में वहाँ गए जहाँ पर वो पूर्वज थे, वो राजस्थान के एक छोटे से शहर खाटू श्याम जी में थे, तो उसकी कहानी। तो आत्मदाह को समझ, और वो एक कसाई को रोकते हुए, वो जो गाँव को ले जा रहा था कटने के लिए, उन्होंने अपना उसके खिलाफ उसको चुनौती देते हुए अपना आत्मदाह कर लिया था कि भैया तो गाय ले जाएगा तो मैं अपने आप को जला लूंगा। तो उसने गौरक्षक के रूप में अपना बलिदान दिया था। और उसके उस एंसेस्टर का, उस पूर्वज का एक मंदिर है वहाँ पे खाटू श्याम जी में। मैंने सविता को कुछ इमेजेस दी थी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सविता बाद में दिखाते हैं, पहले इनको बलिदान के बारे में बता देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारी इमेजेस, मजा आएगा आपको देखने में। तो एक तो ये है बलिदान को समझने का तरीका। दूसरा है बलिदान को समझने का एज पीस ऑफरिंग, जहां आप शांति के लिए या स्वास्थ्य के लिए या सुरक्षा के लिए उसको उपहार के रूप में आप बलि चढ़ाते हो। अब इसका उदाहरण है जैसे भैरव बाबा को दारू चढ़ाना, मतलब शराब चढ़ाना, और शनिदेव को तेल चढ़ाना, ठीक है, शीतला माता की पूजा, है ना, चिकन पॉक्स ना हो। तो ये सब तरीके हैं तुष्टिकरण के, मनौती मानते हैं लोग, मनोहार के, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा पीस ऑफ इट, जहाँ पे कोई ऐसा गॉड है, ऐसा कोई वो है, डेटी है जो कुपित हो जाएगा किसी भी बात पे, तो उसको आप तुष्टिकरण करो, ठीक है। तीसरा है स्वयं का बलिदान, लेकिन यहाँ जो आदमी बलिदान कर रहा है वो शक्तिहीन है और असमर्थ है, और किसी शक्तिवान या बलशाली या सामर्थ्यवान के लिए बलिदान देता है ना। अब यहाँ पर जो शक्तिहीनता है या सामर्थ्य ना होने की बात है, वो सिर्फ शारीरिक अक्षमता और क्षमता से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने का है, ठीक है। तो यहाँ पर भले ही वो आदमी सामर्थ्यवान है या ज्यादा शक्तिशाली है, उसको कहा जाता है कि भैया तू बलिदान कर, और वो बलिदान कर देता है। और उसको फिर हम क्या उपाधि देते हैं? हम उसको बोलते हैं ये है दानवीर, ठीक है ना। अब आपको पता है आपके इतिहास और मिथकों में दानवीर कौन कौन हुए हैं। एक दानवीर है एकलव्य, एक दानवीर है कर्ण, है ना,
और एक जिसकी मैंने कहानी लिखी है वो है बर्बरीक। वो किसका बेटा तो है, भीम का शायद, मैं खुद ही कहानी भूल गई, स्कंद पुराण की कहानी। तो वो भीम का बेटा है, असुर है, दानव है ना, जंगल में रहता है और उसके पास बहुत बल है। तो उससे कृष्ण पूछते हैं, भैया तुम हमारी सेना को कितने दिन में हरा दोगे? तो वो बोलता है 3 दिन में। तो बोलता है ये हरा देगा तो फिर अर्जुन कैसे बनेगा सबसे बड़ा योद्धा? तो वो बर्बरीक को अपना सिर दान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर एक कहानी में वो सिर बलिदान करने के प्रोत्साहित नहीं करते, काट ही देते। फिर उनको होता है यार गलती हो गई, अब तो सिर काट दिया मैंने, हाँ अब क्या किया जाए? तो वो उसको बोलते हैं चल तू इतना बड़ा दानवीर है तो हम तुझे दैवीय शक्ति दे देते, हम तुझे पुनः जीवित कर देते, और ये भी कह देते हैं, दानवीर की उपाधि दे देते हैं, और ये कह देते हैं कि तू पूजा जाएगा कलयुग में, लेकिन तू पूजा जाएगा मेरे नाम से। तो श्यामजी खाटू जो शहर है जहाँ भारमल का, मेरे पूर्वज का श्राइन है, उनका जो छोटा सा मंदिर है, उसी शहर का जो नाम है खाटू श्याम जी, वो श्याम जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसके नाम से पड़ा है। और उस मंदिर के अंदर बर्बरीक की मूर्ति है जो श्याम जी के नाम से पूजी जाती है। और बर्बरीक की पूरी मूर्ति नहीं है, सिर्फ उसका सर है। अपर्णा, मैं यहाँ एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, आपकी कहानी आगे बढ़े उसके पहले, क्योंकि हम लोग इतिहास को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो दर्शकों यहाँ पे इतिहासकार परेशान होता है। बार्बरिक की एक कहानी आपको सुनाई जा रही है अपर्णा के द्वारा। इसकी एक दूसरी कहानी मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी राजस्थान पे काम करता हूँ, कि बार्बरिक आके कहता है कृष्ण से कि मेरे पास 3 तीर हैं, इनसे मैं युद्ध जीत सकता हूँ, लेकिन मैं युद्ध उसकी तरफ से करूंगा जो हार रहा होगा। अब कृष्ण दुविधा में पड़ जाते हैं कि अगर इसने पहला तीर चलाया और हम हारने लग गए तो ये उधर चला जाए, हमारी तरफ आ जाएगा, हम जीतने लग गए और वो हारने लग गया तो ये वहां चला जाएगा। वो दुविधा जिसकी अभी आप बात कर रही हैं, कैसे डिसाइड करें धर्म के संग कौन है? क्योंकि पांडव जीत जाते हैं इसलिए धर्म के संग पांडव माने जा रहे हैं, अदरवाइज अपने बेटे का नाम दुर्योधन और दुशासन रखेगा, शायद उनका नाम सुशासन और सुयोधन था। लेकिन जिन्होंने इतिहास लिखा, जो विजेता थे, जब विजेताओं ने इतिहास लिखा तो इतिहास कैसे बदल जा रहा है। और हम इतिहासकार इन दोनों को पूर्ण मान्यता देते हुए उसके बीच में से कुछ निकाल के आपके पास लाते हैं। एक और बात जो जोड़ना चाहूंगा, उसके बाद फिर आप तक आऊंगा, आपको मौका दूंगा। आपने ये जो आत्म बलिदान की बातचीत की है, ये शायद आपकी अगली किताब में फिर आ रहा है, जहां भगत सिंह की बात करेंगी कि वो बम फोड़ते हैं, किसी की हत्या नहीं करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं और खुद को सरेंडर भी करते हैं। आत्म बलिदान वहां भी हो रहा है। गांधी जी अब निहत्थे होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आत्म बलिदान है, बदला लेने का नहीं है। तो जो हमारी इतिहास की परंपरा की ये परिकाठी थी, ये क्यों बदलती जा रही है, इस पे आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो अभी जो मैंने किया आपके लिए, बलिदान शब्द जो है वो परिभाषित किया अलग अलग तरीके से। तो अब आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि हम आत्मदाह, शहादत, कुर्बानी से लेकर यहाँ तक कैसे आ गए जहाँ वो शक्तिहीन और असमर्थ और अब हम लिंचिंग कर रहे हैं और ये है ना, ये कहानी। पर मेरा ये कहना है कि ये सब एक साथ था हमेशा, ये सब हमेशा हमारे, कोई ऐसा नहीं है, कोई लीनियर जर्नी नहीं है ना, कोई एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक सीधा कोई रास्ता है, ऐसा नहीं, ये सब साथ में थे। पर इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कहानी, जो आपने बोला ना, कहानी कैसे लिखी गई। हाँ, तो इस कहानी में उत्पीड़न की कहानी, विक्टिम कौन है, हाँ, तो विक्टिम कौन है या नहीं है वो इरेलेवेंट हो जाता है, हाँ, उसका कोई मतलब नहीं रहता, पर कहानी का मतलब रह जाता है। तो किताब में मैं आपकी बात का जवाब एक और कहानी देके बताना चाहूंगी, ठीक है। तो एक और कहानी है, वो राजा बलि की कहानी, ठीक है। राजा बलि के बारे में आपने वामन अवतार के बारे में सुना होगा, है ना, उन्होंने धरती नाप ली 2 कदम में, 2.5 कदम, फिर मैं किसके सिर पे कदम रखूं, उसने बलि ने कहा मेरे सिर पर कदम रखो, ठीक है ना। तो बलि एक असुर राजा था, बहुत गुणी था, न्यायप्रिय था, और अपने उसके राज्य को स्वर्णिम युग की तरह जाना जाता था, और वो
इतना अच्छा था कि खुद लक्ष्मी जी उसके पास चलकर आई उसकी संगिनी बनने को। हाँ, लेकिन उसने ये राज्य जीता था इंद्र को हराकर। तो इंद्र और अन्य देवता हुए कुपित, वो गए विष्णु जी के पास और उन्होंने जाके अपनी उत्पीड़न की कहानी सुनाई। और विष्णु जी इतने सरल थे कि उन्होंने ये कहानी मान भी ली। और हुआ ये कि असुर ने व्यवस्था को चुनौती दे दी थी। असुर का काम क्या था? असुर का काम होता है विध्वंस करना, और यहाँ पर वो असुर है, वो अच्छे से राजपाट कर रहा था, न्याय कर रहा था, स्वर्णिम युग उसके कारण आ गया था। तो बलि के होने से क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ थिंग्स, नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जो व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वो बिगड़ रही थी। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है भाई, मैं इस व्यवस्था को पुनः ठीक कर देता हूँ। और वामन अवतार गए और उन्होंने बलि को पाताल में धकेल दिया और व्यवस्था पुनः जैसी होनी चाहिए थी वैसी हो गई। हाँ, अब इसमें उत्पीड़न किसका हुआ और किसका नहीं हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं रहता, पर जो कहानी लिखी गई वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो जरूरी हो जाती है। और जब वो कहानी आपकी पहचान से जुड़ जाती है, हाँ, तब आपने जो हिंसा करी वो प्यूरिफाई हो जाती है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। और जो बलि के साथ हुआ उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसको कैसे बताएंगे? तो बलि के साथ जो हुआ उसको कहते हैं हम रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, दंड न्याय, प्रतिकारात्मक न्याय। और यह जो न्याय है, कोई कहेगा लिंचिंग हो गया, उसको मार डाला, हिंसा हो गई, लेकिन यहाँ पर मोहन भागवत सही कहते हैं कि भारत में लिंचिंग शब्द है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। उसकी जगह तो हमारे पास एक और बहुत अच्छा और शब्द है, उस शब्द को कहते हैं धर्म युद्ध। जब धर्म के नाम पे युद्ध करा जाता है तो धर्म जो है वो हिंसा का शुद्धिकरण कर देता है, ठीक है ना? तो बाली कैसे मारा गया, बलि कैसे मारा गया? धर्म युद्ध में मारा गया। नीलू खान कैसा मारा गया? धर्म युद्ध में मारा गया। तो ऐसे ही बलिदान बलि ने अपना दान दिया धर्म युद्ध के कारण। इसीलिए क्या रहता है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। अपर्णा, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा यहाँ पे आपसे कि जैसे हमने इन सब के बीच एक एथिक्स का थ्रेड भी देखा, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। निर्बल के साथ कौन खड़ा है? ये जो एथिक्स है, हम खड़े हैं ना। नहीं ये जो कथाओं में, जो सारी कथाओं में एक कॉमन रनिंग थ्रेड दिख रहा है कि एथिक्स कहाँ है, लाइफ का जो एथिक्स है वो निर्बल के साथ खड़े रहने में है, ये कहाँ खो गया? एथिक्स की बात ही नहीं हो रही है, व्यवस्था की बात हो रही है। नहीं, जैसे कथाओं का जो आपका प्रश्न ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है, पर कथाओं में एथिक्स तो व्यवस्था को बनाए रखने में है, ठीक है ना? एथिक इज टाइड टू ऑर्डर ऑफ थिंग्स। व्यवस्था कौन बना के रख रहा है और कैसे बना के रखी जा सकती है। एथिक लाइज ओवर देयर। एथिक अपने आप में कुछ नहीं है। अपर्णा, मैं आप दोनों के बीच में बना रहा हूँ। सविता, जो आप बोल रही हैं उसमें एक चीज मैं थोड़ा सा सचेत रखना चाहता हूँ अपने आप को। जी। वो कहाँ खो गया? इसके मतलब ये है कि पहले ऐसा होता था कि हम निर्बल के संग खड़े होते थे। शायद इतिहास की व्याख्या भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हमारा इतिहास गवाह है कि हमने सिर्फ शोषण किया है निम्न वर्ग का, निम्न जातियों का। तो ये जो नैरेटिव आज बना हुआ है कि नहीं पहले बहुत अच्छा था, हम उसको ठीक करेंगे, और वही बात बार जो बात अपर्णा बोली वहां ले आती है कि हम प्रतिकार के लिए बलिदान कर रहे हैं। वो प्रतिकार की भावना इसलिए आ रही है, जस्टिफाई होती है पास्ट को लेकर के। मैं बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले क्षितिज मोहन जी का एक बहुत अच्छा कमेंट बीच में आया हुआ था, और क्षितिज मोहन जी थैंक यू उसके लिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि दुर्योधन के मतलब वो होते हैं, उसका नेगेटिव मीनिंग नहीं है, बल्कि जिसको लड़ना मुश्किल हो, इससे हराना मुश्किल हो, और जो दुशासन जिसको रूल में हराना मुश्किल हो। यही बात हम आप सबसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शब्दों के अर्थ जो हैं वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं, समाज के ऊपर निर्भर करते हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। आज जब हम अपने बच्चों से, जो बच्चे हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ के आ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के आ रहे हैं, जिसका शिकार मेरे बच्चे भी हैं,
वो जब सुशासन शब्द यूज करते हैं तो उनके दिमाग में ये आता है जिसको सुशासन करना ना आता हो, जो सुशासन करने में जिसको हराया ना जा सके, ये एक और व्याख्या है। तो हमारे इतिहासकार ये परेशानी हमेशा बनी रहती है कि जो इतिहास में हमें शब्द मिल रहा है उस शब्द को हम उस समय के सापेक्ष देखें या आज के समय में जो उसके अर्थ आ गए हैं उसके सापेक्ष। इसीलिए जो पूरी बलिदान की बातचीत है या लिंचिंग पे अभी अपर्णा बोल रही थी, उसकी भी परेशानी वही हो रही है कि हमारे शब्दों के अर्थ आज के हिसाब से देखे जा रहे हैं, जबकि उस वक्त की मान्यताओं के हिसाब से उसके कुछ और अर्थ निकलते थे। अपर्णा से आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे मयंक? हाँ, मैं अपर्णा बीच में घर के कॉल आ गई थी बीच में जो मैं सवाल आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा आपके संग, ये घर की व्यवस्था गड़बड़ानी नहीं चाहिए जी। ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैव टू बी मेंटेन्ड। बिल्कुल, वर्किंग वर्क फ्रॉम होम की बहुत बड़ी इशू है ये अपने आप में जी। ये जो आज हम महाभारत को एक सुव्याख्यित ग्रंथ के रूप में देखते हैं जी, ये बात हम अपने दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं या उनके संग अपनी रखना चाहते हैं, और अपर्णा भी आप उस पर बोलेंगी कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस के आगमन ने एक किस्म का मोनोलिथिक टेक्स्ट डेवलप कर दिया है। एक वो टेक्स्ट डेवलप कर दिया है जिसके बाहर उसकी व्याख्या होना अपने आप में सीमित हो गई है, क्योंकि अब जब भी आप बात करते हैं उस लिखित स्वरूप की बात कर देते हैं। वरना पंडित जी कथा मुझे सुनाते थे और जब मैं आगे सुनाता था तो उसके अंदर मैं अपने हिसाब से ऑडियंस को देख करके उसमें बदलाव कर लेता था। बट प्रिंटिंग प्रेस ने आकर के उसको उस कैटेगरी में बांध दिया है जिस कैटेगरी के अंदर उस टेक्स्ट के या उस धार्मिक ग्रंथ के एक खास मायने ही निकाले जा सकते हैं, और ये समाज का जो विविधता है उसको खत्म करने में बहुत गहरी भूमिका अदा कर रहा है। इसको आप मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियन हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं किस तरीके से ब्रिटिश पीरियड के अंदर उस हेजिमनी में कैसे कैटेगरीज डिफाइन हो रही हैं, और वो कैटेगरीज अपने आप में नए रूप में कास्ट सिस्टम को भी डिफाइन कर देती हैं, इतना उसका असर दिख रहा है। तो प्रिंटिंग प्रेस से जो नए तरीके का एक मोनोलिथिक आइडियोलॉजी ऑफ कल्चर या अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर बन रही है, उसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। ठीक है, मैं हम लोग प्रिंट के बारे में बात करते हैं, पर उसके पहले मैं दो इमेजेस अगर सविता दिखा सकती हैं, एक बर्बरी की और एक अच्छा वो गायब हो गई है, अच्छा दिखा रही हैं। हाँ मुझे स्लाइड नंबर 1 और 2 दिखा दीजिए बस हमें, उसके बाद बात करते हैं के बारे में, फिर आप बाकी दिखा सकती हैं। मैं 1 मिनट थोड़ा सा समय ले रही हूँ। आप अपना समय लीजिए इसको फिगर आउट करने के लिए मैं थोड़ा सा समय ले रही हूँ। टेक एक्सपर्ट को बुला लीजिए। टेक एक्सपर्ट मेरी दूर है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही इसको फिगर करती हूँ। ये पहला वाला जो है रणचंडी वाला, हाँ ये वाला दिखाइए। हाँ फुल स्क्रीन कर लीजिए। ये दिखाई पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। आपको दिख रहा है ना? हेलो, चलिए। हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। हाँ तो इसमें लिखा है नीचे, रणचंडी हेतु बर्बरी द्वारा श्री कृष्ण को शीश का दान करना। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड नोट करिए, दान। और ये इमेज मुझे स्कंद पुराण में से मिली है, तो बाद की छपी हुई होगी, 19वीं 20वीं शताब्दी की बात की छपी हुई होगी ये, पर आपको बस बता देना चाह रही थी कि ये एक बलिदान का, आत्म बलिदान का एक ये रूप है। और इसके बाद का एक बार एक स्लाइड दिखा दो सरिता। जी ये वाला। हाँ ये देखो, ये वाला जो पत्थर है, ये मेरे जो पूर्वज हैं भारमल जिनकी कहानी है, ये उनका ये वो श्राइन है, ये छोटा सा मंदिर है, तो उसमें बस ये गड़ा हुआ कहीं से मिला था, तो इसमें बहुत फेंट वो है, सारा में ये लगा रखा था, ये पेस्ट लगा रखा था ऑरेंज रंग का। तो इसके बीच में गाय टाइप बनी हुई है, कुछ एक जानवर बना हुआ है, और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जी। हाँ तो ये तो बस आपको विजुअल थोड़ा सा वो हो जाए कि भाई कहाँ की बात हो रही है, क्या हो रही है, तो बस ये दिखा जाए। इसका नेक्स्ट भी दिखाना है? नहीं, नेक्स्ट पहले प्रिंट कल्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, है ना। आप एक खानों के बारे में सविता इस पिक्चर पे एक बार दोबारा भी आएंगे हम लोग, जी जिस टॉपिक की बात होगी उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग बाद में। हाँ पढ़ना, आप कुछ कह रही थी। हाँ तो अब ये जो प्रिंट कल्चर जो है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है हमारे समाज पे,
19वीं सदी या 20वीं सदी के, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी मैं। अब इसके ऊपर सबसे पहले कई इतिहासकारों ने इस पे लिखा है, लेकिन एक जो किताब हमारे लिए आज के डिस्कशन के लिए थोड़ी ज़रूरी है, जो थोड़ा हमें थोड़ा सा मटेरियल दे देती है कुछ बोलने के लिए, वो है बेनेडिक्ट एंडरसन की किताब। और बेनेडिक्ट एंडरसन पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद के उद्भव के बारे में लिखा है, और उन्होंने राष्ट्रवाद के उद्भव को छापे खानों से या प्रकाशन से, जो किताबों का जो प्रकाशन हो रहा था 15वीं सदी से यूरोप में, उससे जोड़ा है। तो उनका ये कहना था कि भाई जर्मन तो लोग बोलते थे बहुत टाइम से, पुरानी लैंग्वेजेस थी, लेकिन इन छापाखानों में जब इन भाषाओं में किताबें छपने लगी और लोग इन किताबों को पढ़ने लगे, तो भले ही वो आपस में मिल नहीं रहे थे, वो अपने आप को एक समाज का, एक समुदाय का हिस्सा मानने लगे। तो भाषा में वो लोग बसने लगे, और ये जो भाषा में बसना था वो उनकी पहचान बनाने लगा, और उससे फिर राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई, और आगे चलकर वो जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग थे उन्होंने जर्मनी बनाना चाहा। तो जर्मनी के पहले थी, इतालवी भाषा इटली के पहले थी। तो ये वो उन्होंने दिखाने का कोशिश करी है। अब हम इसको अगर हम अपने भारत के संदर्भ में देखें तो क्या हुआ। अब लेट 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी के आखिर में, या उसकी समझ कह लीजिए कि उसके 1960 के 1970 के बाद बहुत प्रिंटिंग होने लगी, बहुत किताबें छपने लगी। तो उसने इनका प्रकाशन का, इन छापाखानों का असर क्या हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारी बोलियां, बहुत सारी भाषाएं जो सिर्फ बोली जाती थी वो लिपिबद्ध हुई और व्याकरणबद्ध हुई। और जब भी कोई भाषा लिपिबद्ध और व्याकरणबद्ध हो जाती है तो वो स्टैटिक हो जाती है, वो जैसी है वहां जम जाती है। हमें लगता है कि बहुत खूबसूरत हो गई, क्योंकि वो फिर साहित्यिक भाषा बन जाती है, उसको साहित्य का दर्जा मिल जाता है, लेकिन उससे भाषा की हानि भी होती है। हाँ, क्योंकि जो बोलचाल की भाषा होती है उसका अपना एक लचीलापन होता है, वो लचीलापन खत्म हो जाता है। तो प्रकाशन से ये हुआ कि बोलियां लिपिबद्ध हो गई, भाषाएं लिपिबद्ध हो गई, और व्याकरणबद्ध भी हो गई। तो आपको व्याकरण के साथ चलना पड़ता था। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि प्रकाशन सिर्फ शब्दों का हो रहा था, ऐसा नहीं था। प्रकाशन के नाम पर बहुत सारे चित्र, बहुत सारे पोस्टर, कैलेंडर, पोस्ट कार्ड्स, अखबारों और पुस्तकों के अलावा भी छप रहे थे। अब आपके पास एक कैलेंडर छपा है, आपने देखे होंगे, बहुत कॉमन है, आप लोगों के पास भी होंगे, पर्स में रखने का कैलेंडर जो होता है, जिसमें भगवान की मूर्ति होती है, गणेश जी की मूर्ति होती है। तो इस तरह के कैलेंडर बहुत छपने लगे। घरों में जो पोस्टर टंगे रहते हैं, पंचांग छपा रहता है, उसमें जो इमेजेस होती हैं वो छपने लगे बहुत सारे। जब ये कैलेंडर खत्म हो जाता तो लोग उसको काट के सुंदर बना के अपने घर के आलों में लगा लेते थे। हाँ, हमारे घर में अब मुझे पता है सविता के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं होता शायद, पर हम दिल्ली में रहते हैं, हम तो भाई शहरी लोग हैं। तो हमारे यहाँ होली अष्टमी पे सतिया वगैरह बना लिया, ठीक है, उसके बाद पोस्टर आता था सामने कुम्हारों के वहां से, हाँ, और पोस्टर लग जाता था होली अष्टमी का। हाँ, और साथ में वो पानी वानी भर लिया माँ ने, और गले में वो पहनती थी एक स्याऊ माता का फोटो, और वो व्रत कर लेती थी, ठीक है। फिर वो करवा चौथ होता था तो करवा चौथ का भी पोस्टर आता था। तो ये जो पोस्टर का प्रचलन है और उसका आम जो ये कर्मकांड है या आम रीति रिवाज है, आम जो ये है, उसमें वो एंटर करेगा आम जीवन में, ठीक है ना। तो ये उसकी वो थी खासियत कि ये आपके दैनिक जीवन का, आपके रिचुअल लाइफ का हिस्सा बन जाता है, और इससे फिर आपकी धीरे धीरे पहचान जुड़ने लगती है। और प्रिंट की जो एक खासियत है, वो तेज बहुत चलता है। हाँ, व्हाट्सएप से स्लो चलता है, हाँ, लेकिन वैसे बहुत तेज चलता है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी का वो बड़े भूभाग में जाता है ना, जो अखबार नहीं पढ़ सकता, ठीक है, चौपाल पे बैठ के पढ़ लिया, हाँ, तो उसकी रीच बहुत ज्यादा है। सो दिस एवरीडे फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, एक बार प्रिंट आया, फिर आपके पास रेडियो आया, फिर भारत में फिल्में आई, फिर बोलने वाली फिल्में आई, फिर एक टाइम पे टीवी आया, अब हमारे पास व्हाट्सएप बाबा है। तो जब भी नई टेक्नोलॉजी आई तो उसने हमारे समाज को भी परिवर्तित किया। हाँ, समाज पे उसका असर होता है, लेकिन यहाँ खास बात ये है कि उसने एक नई पहचान पैदा की अपनी एक राष्ट्रवाद को बढ़ाने में। वो एक बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे
कि देखिए बेनेडिक्ट एंडरसन का जो सोच है, और हम कई जो मॉडर्न हिस्ट्री पे काम करने वाले लोग हैं, हम लोग राष्ट्रवाद को आधुनिकता से जोड़ते हैं, हम उसको एक मॉडर्न फिनोमिनन के रूप में देखते हैं। पर कई इतिहासकार इसको गलत मानते हैं। वो मानते हैं कि राष्ट्र की परिकल्पना प्राचीन काल से थी, लेकिन वो बहस अलग है, शायद अभी के लिए नहीं है। बस मैं दर्शकों को, श्रोताओं को बता देना चाहती हूँ कि ये हम लोग जो बातचीत हो रही है एक परिकल्पना के तहत हो रही है, जहाँ पे हम लोग राष्ट्रवाद को एक आधुनिक सोच के रूप में या एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के रूप में देखते हैं, मॉडर्निटी से जोड़ते हैं। ओके, मयंक आपकी बारी। हाँ अपर्णा जी, इसमें दो चीजें जोड़ना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं दर्शकों मैं मध्यकाल पे काम करता हूँ, तो मेरा ज्यादा मध्यकाल के ऊपर है। अभी जो अपर्णा भाषा और बोली के बीच के अंतर पे बात कर रही थी, उसमें एक बात गौर कीजिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जो स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं हिंदी के लिए आज, वो देवनागरी है, मतलब नगर की भाषा है, वो देवों के नगर की भाषा है। अदरवाइज आप गंवार कहलाते हैं जो गांव में रह रहे हैं। तो ये बात भाषा के दूसरे स्तर पे भी देखने को मिलती है। एकदम। और प्राकृत, संस्कृत जो सभ्य लोगों की भाषा है, प्राकृत जो प्रकृति के ज्यादा करीब है। ये जो दुराव है, ये दुराव ज्यादा व्यापक था, लेकिन ये ज्यादा एसिमिलेटिव था, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग प्रेस का रोल बहुत कम था। जो सर्कुलेशन था वो वर्बल था, वोकल था। मैं अपने पिताजी की उदाहरण दे सकता हूँ कि मेरे पापा को अंग्रेजी आती थी, फारसी आती थी, वो हिंदी पढ़ सकते थे, हिंदी बोल सकते, लेकिन हिंदी लिख नहीं सकते थे। अब मैं इसको एक और तरीके से आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब आप एक ही तरीके की चीज पढ़ रहे हैं, जैसा अपर्णा ने लिख दिया वैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे सविता पढ़ रही है, वैसे ही सदन पढ़ रहे हैं, वैसे ही मेरे साथी अभी इसमें मनीष कुमार मिल गए, उनका कमेंट भी आया हुआ है, 25 साल बाद आज मुलाकात हो रही है, वो सब के सब ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे अपर्णा ने लिखा है। हम अर्थ कुछ और निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो लिबर्टी है, वो लिबर्टी हमारे अपने सोशल कंस्ट्रक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसे उसको समझ रहे हैं। जब धर्म के सहारे एक खास तरीके के अर्थ ही निकाले जाने लगे धार्मिक किताबों के या धार्मिक रीति रिवाजों के, तब परेशानी शुरू हो जाती है। वो भी भारत ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ के ऊपर प्रचलित कविताएं, प्रचलित रीति रिवाज बहुत ज्यादा हैं। जिसको आप करवा चौथ बोल रही हैं, वो सविता के यहाँ अलग तरीके से मनाया जाएगा, अपर्णा के यहाँ अलग तरीके से मनाया जाएगा। मेरी वाइफ कन्नड़ है, उनके लिए तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब जो हिंदू धर्म की परिभाषा एक ग्रंथ में छप करके आ गई है, उस ग्रंथ की परिभाषा के अंदर कैसे हम अपर्णा के करवा चौथ को, सविता के करवा चौथ को और एक कन्नड़ करवा चौथ को मिक्स करेंगे, ये बात इसलिए हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि जो इतिहास लिख रहा है वो कोई एक इतिहास नहीं है। जब हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अपर्णा आप सही बोल रही हैं, राष्ट्र की बहुत सी व्याख्या है, लेकिन उसको खाली हिंदू राष्ट्र या हिंदू बहुल राष्ट्र में सीमित कर देने से परेशानी ये हो रही है कि हिंदू अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। जो कन्नडिगा हैं वो कभी भी होली नहीं खेल रहे हैं। अगर नॉर्थ इंडिया आ जाइए तो बगैर होली के बात ही नहीं बनने वाली है। ये जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, ये आपकी किताब में तब और मुखर हो जाता है जब आप आर्यन और नॉन आर्यन की बहस को सामने लाती है कि किस तरीके से ज्योतिबा फूले, जो बात अभी क्षितिज मोहन जी भी बोल रहे थे, ज्योतिबा फूले किस तरीके से एक और पैरेलल ट्रेडिशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुइज्म के अंदर, और जो लिंचिंग को एक नए तरीके से देख रहा है, वो कह रहे हैं कि ये हत्या है, ये बलिदान नहीं है। तो वो जो बातचीत आप कर रही हैं, जो यूटोपिया की आप बात कर रही हैं कि कैसे नॉन आर्यन अपना एक यूटोपिया बिल्ड कर रहे हैं, वी मे एग्री ऑन नॉन आर्यन या नहीं करें हम लोग, लेकिन वो जो यूटोपिया की आपने बातचीत की, थोड़ा उस पर चर्चा कीजिए, तो हम लोगों के सामने एक बात और सामने उठ करके आएगी कि जो डोमिनेंट नैरेटिव है हर बार वो ही सही हो, ये बात सही नहीं है। ओके, ग्रेट। सविता, वो थोड़ी सी इमेजेस और दिखा दें। हाँ बिल्कुल, फिर हम ज्योतिबा फूले की बात करते हैं उनको। बिल्कुल। क्या था वो, गैर आर्य आदर्श लोक, the fourth one, yeah, इसमें चौथा वाला, इसके अगला वाला, हाँ यहाँ रोको, ये पीछे वाला गाय वाला। मयंक, आप इसकी विवेचना करना चाहेंगे? पहले आप करें फिर हम आएंगे।
मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, गले को आराम दे रहा हूँ। अच्छा, तो आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा ये इमेज एक्सप्लेन करूं। अब ये वाला जो ये गाय का है ना इमेज, ये जो चित्र है, ये आपने अभी भी बहुत बार देखा होगा, बहुत कॉमन है। लेकिन ये शुरू हुआ 1880 के बाद, ये गौरक्षणी सभाओं वगैरह के साथ ये आम तौर से दिखने लगा। हाँ, अब इसमें नोट करिए कि एक आदमी गाय के सामने खड़ा है और जो गाय है ये है 84 देवताओं वाली गाय, ठीक है। कई जगह इसका फोटो मिलता है। और ये जो आदमी जो खड़ा है सामने, ये धर्मराज है, जिसके दोनों हाथ ऊपर हैं, और ये एक वाइल्ड बोर है, जंगली सुअर है, तलवार लिए खड़ा है, उसको मना कर रहा है कि आप इसका वध ना करो, ठीक है। गाय के अंदर 84 देवी देवताएं हैं, और गाय के नीचे कौन है? गाय के नीचे सभी धर्मों के लोग बैठे हुए हैं। तो ईसाई भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, और हिंदू भी बैठे हुए हैं। तो चतुर्वर्ण की कल्पना है यहाँ पर। हाँ, गाय भी है, धर्मराज भी है, और जो गाय की हत्या करने वाला है वो भी है। तो आप देखिए, इंटरेस्टिंग ये है बात, ये जो गाय की हत्या करने वाला है उसको जंगली सुअर क्यों बनाया गया है, और जो रोक रहा है उसको धर्मराज का नाम क्यों दिया गया। अब इसके आगे मयंक बताएंगे आप। नहीं, अच्छा, वो इमेज रहने दे। थोड़ा सा इमेज को आप बात करना चाहेंगे मैं इसके बारे में? नहीं, मैं भी थोड़ा रुक के बात करूंगा, गर्म पानी पी रहा हूँ। अच्छा, पी रहे हैं, चलिए फिर मैं आगे दिखाती हूँ। तो देखिए, ये जो इमेज है, ये जो चित्र है, ये गौरक्षा का चित्र है। हाँ, और इसमें जो भारमाल की कहानी, जो मेरे पूर्वज की कहानी है, वो एग्जैक्टली यही कहानी है। हाँ, और किताब में मैं दोनों के थोड़ा कनेक्शन जो पाठक हैं उनको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे वो भी अपने आप को एक धर्मराज के रूप में देखते थे। और ये ऋषि है बगल में, किनारे में एक ऊपर में ऋषि खड़े हैं, जिनके हाथ ऊपर है। हाँ, कोई श्लोक बोल रहे हैं, श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये जो धर्मराज हैं, एक है 17वीं सदी का धर्मराज, और एक है परिकल्पना 19वीं सदी का धर्मराज। और कैसे ये धर्मराज एक दूसरे से थोड़े भिन्न हैं, लेकिन तो भी काफी समान है, ठीक है। और ये इमेज आपको, ये चित्र बार बार गौरक्षणी सभाओं के साथ आपको दिखाई देता है। तो ये मैं श्रोताओं को छोड़ देती हूँ कि क्यों चित्रण किया गया है जो गौ को मार रहा है एक जंगली सुअर की तरह। तो उसके बारे में सोचिएगा। अगला इमेज दिखा। अपर्णा, 2 मिनट यहाँ रुकेंगे हम आपको। अच्छा, बोलिए। सविता, इस पिक्चर को फिर से वापस ले आइएगा। जी, वही है अभी स्क्रीन पे। मैं इस अपर्णा की किताब से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ जी, और एक बड़ी खूबसूरत किताब अभी आई हुई है नीलाद्रि भट्टाचार्य की, द ग्रेट एग्रीरियन कॉन्क्वेस्ट। उससे थोड़ा सा फॉलो करना चाह रहा हूँ। इस पेंटिंग को जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, और वो बात थोड़ी सी अलग है, पॉलिटिकल हिस्ट्री से अलग है, एनवायरमेंटल हिस्ट्री की जाती है। उसकी बात करना चाहूंगा आपसे कि जिस राजस्थान की बातचीत हो रही, जहाँ की ये कहानी चल रही है, उस राजस्थान में खेती हमेशा वल्नरेबल बनी रही, हमेशा अनिश्चितता में फंसी रही। तो उस अवस्था के अंदर गौ पालन जो था, जो मवेशी थे आपके, वो आपकी सस्टेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस कहानी को आप थोड़ा सा और व्यापक तौर के ऊपर देखने की कोशिश कीजिए, तो जो पूरी कृष्ण की कहानी है वो गोवर्धन की बात कर रहे हैं। गोवर्धन की बातचीत हो रही, गोवर्धन पहाड़ के अंदर जो एग्रीकल्चर है हिंदुस्तान में, वो लगातार अनिश्चितताओं के दौर में बनी रही है। तो जो हमारा पशुधन रहा है वो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट बना रहा है, और ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहे हैं। एग्रेरियन सेटअप, कृषि के ऊपर आधारित जीवन, और जो पशुधन के ऊपर आधारित जीवन है, और उन दोनों का साम्य देखने को मिलता है। जब जिस तरीके की गौधन यहाँ दिखाया जा रहा है, वो उस वैदिक संस्कृति के चित्रण हो रहा है जो एग्रीकल्चर सरप्लस के ऊपर आधारित है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके लिए पशुधन को बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो वो खुद का बलिदान देने को तैयार है कि ये बचा रहे। इस पेंटिंग में वो बलिदान जो है, जो अपने सस्टेनेंस का बलिदान है, वो बलिदान न केवल सस्टेनेंस का बलिदान हो रहा है, बल्कि अपने पूर्वजों को, अपनी संस्कृति को बचाने के रूप में भी चित्रित किया जा रहा है। लेकिन अगर इसको आप जीविका के रूप में देखने की कोशिश कीजिए, तो आज भी अगर एक बार मानसून फेल हो जाता है, मानसून नहीं आता है, बारिश समय पे नहीं होती है,
तो किस तरीके से हमारी खेती वल्नरेबल हो जाती है। तो ये जो ग्रामीण इलाके के अंदर पशुधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बना रहा है। ये गौरक्षणी सभा के द्वारा गायों की रक्षा की जब बातचीत हो रही है तो बेसिकली उस पशुधन की रक्षा की बातचीत हो रही है, जिसके सहारे दो पैरेलल चलने वाली जीवन पद्धतियां संग चल रही हैं, एक कृषि आधारित और एक पशुधन आधारित। तो मैं जब अपर्णा की इस किताब को पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा काम राजस्थान के ऊपर है, न केवल ये जो बातचीत हो रही है, ये बातचीत हो रही है शेखावाटी रीजन जहाँ शुरू हो रहा है। अगर शेखावाटी से लिटिल डेजर्ट से होते हुए आप ग्रेटर डेजर्ट में भी चले जाइएगा हिंदुस्तान के, तो वहां का सस्टेनेंस ही पूरा का पूरा एग्रीकल्चर और पशुधन के समन्वय से चल रहा है। तो ये जो सांस्कृतिक चित्रण यहाँ हो रहा है, ये दो जीविकाओं के समन्वय का चित्र भी देखने को मिल रहा है जी। हाँ, इसको हटा दें, इसको स्क्रीन से हटा दें, अगला दिखाना स्लाइड। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, अगला वाला। हाँ अगला दिखाइए। तो ये आपके दर्शकों के लिए थोड़े से चित्र हैं राजा रवि वर्मा प्रेस के, जो कैलेंडर आर्ट जिसको हम कहते हैं। हाँ, इसमें अलग अलग किस्म की अप्सराएं जो पुराने कहानियां थी, उनके नायक और नायिकाओं का चित्रण वो दिया गया है। तो ये भी प्रिंट कल्चर का हिस्सा, थोड़े से आपको दिखाने के लिए अगला दिखा दीजिए। और ये जो मैं पोस्टर कह रही थी ना, होली अष्टमी का और करवा चौथ का जी, तो अब आम हो गए हैं। और यार हमारे घर में तो शुरू से ही आम थे, लगाते थे हम लोग, पर इनका जो छपाई है, इसका जो प्रिंट कल्चर का एवरीडे जो निजीकरण होता है, निजी जीवन, दैनिक जीवन में उसका आ जाना जो होता है, और उससे कैसे आदमी जुड़ने लगता है, फिर कैसे तो एक हाईजैकिंग होता है ना, वो कह सकते हैं, या इसको जैसे मयंक ने बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे इसको एक रूप होली अष्टमी में अगर ये पोस्टर आ गया तो इसके बिना वो पूरी भले ही तरीके से मनाई जाती हो, राजस्थान में अलग तरीके से मनाई जाती हो, तो कर्मकांड एक हो जाता है। और यही कई चीजों से हुआ, और यही पूरी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के साथ होने लगे। तो उसको एक रूपता के चक्कर में वो एक चीज बन गई, विभिन्नता भी एक रूपता से ही डिफाइन हो गई। आपने जो भिन्नता है, डाइवर्सिटी है, उसको कोई मतलब नहीं है। समय कितना है? अभी है आधे घंटे और है आपके हमारे पास। और हमारे पास जी ये वाला दिखाना है क्या, पानी की प्यास? इसका अगले आगे ज्योतिबा फुले के बाद दिखाते हैं। ठीक है। मैम, आपने अपना खाना खाया है? वो चलता रहता है। अपर्णा, मैं दूसरी बात आपसे जानने की कोशिश कर रहा था इस मौके के ऊपर, क्योंकि आपकी किताब में लिंचिंग शब्द को लेकर जो बातचीत हुई है, उसमें आपने कुछ अमेरिका के इतिहास की भी चर्चा की है कि किस तरीके से अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लिंचिंग शब्द है वो कैसे इमर्ज कर रहा है, और शायद वो लिंचिंग यहाँ की लिंचिंग से अलग दिखती है। तो अगर उस पर थोड़ी चर्चा कीजिएगा तो हम लोग कैसे शब्द एक ही यूज हो रहा है लेकिन दो अलग अलग चीजों को दर्शा रहा है, इस पे बात कर पाएंगे। तो जो लिंचिंग है, मैंने आपका वो ज्योतिबा फुले वाले का जवाब नहीं दिया अभी, विल कम बैक टू इट। तो हाँ, तो जो लिंचिंग जो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में है, द वर्ड लिंच, थोड़ा सा मैं आपको उसमें से किताब में थोड़ा सा पढ़ के भी बता सकती हूँ कि मुझे एग्जैक्ट इट्स जो किताब में ये है, यू नो वेयर द वर्ड लिंच कम्स फ्रॉम? It comes from America, the land of liberty. For long, the word lynch was used as a part of system of frontier justice in America, where the absence of legally sanctioned trials and punishments justified its use. The verb lynching could include whipping and capital punishment. तो शुरुआत इसकी ऐसे हुई, जब अमेरिका में बस ही रहा था, यूरोप से आके सेटलर्स बस गए थे, तो बहुत जगह कोई नियम कानून की स्थापना नहीं हुई। तो ये नियम कानून की स्थापना से परे जो एक कानून व्यवस्था थी जिसमें लोगों की हत्या तक कर दी जाती थी, उसके लिए लिंचिंग का वर्ड लिंच का इस्तेमाल करा जाता है। और फिर आगे जाकर सिविल वॉर के बाद, ये अमेरिकन सिविल वॉर जो 1900 समझ लीजिए, एंड फॉलोइंग द एमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स 1963 के बाद लिंचिंग शब्द खासकर जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, उन लोगों के साथ रेट्रिब्यूटिव जस्टिस या उनको जब मार डाला जाता था तो उसके लिए प्रयोग होता था। लेकिन अमेरिका में क्या था, जब लिंचिंग होती थी
तो हमें लगता है कि अरे कैसा होता होगा, क्या है। उस समय में लिंचिंग कभी आकस्मक नहीं होती थी, अचानक नहीं होती, हमेशा अनाउंस करा जाता था। जैसे भारत में होता है ना डकैती, डाका, वो डाका हमेशा बोल के डाला जाता था, अनाउंसमेंट हो जाती थी आज डाका होगा, पड़ेगी, है ना। इसलिए उसको डाका मतलब आवाज दी जाती है, डाकिया, डकैत। वैसे ही लिंचिंग अनाउंस होती थी। पेरेंट्स जो थे बच्चों को स्कूल में जाके बोला देते कि भाई आज लिंचिंग होने वाली है, इसको जल्दी भेज दीजिएगा, दिखाने ले जाएंगे। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। और फिर पूरा परिवार लिंचिंग देखने जाता था। जैसे हम लोग दशहरे का पुतले जलने देखने जाते हैं हम लोग, वैसे ही वो लोग लोगों को दोनों देखने सूली पर चढ़ाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, ये देखने जाते थे। और उसके पोस्ट कार्ड्स भी बनते थे, आदमी हैंग्ड है, जला हुआ है, आधी जली हुई बॉडी, इनके पोस्ट कार्ड। सोचिए पोस्ट कार्ड में हम क्या क्या भेजते हैं ना, कोई सुंदर जगह पर्यटन स्थल का पोस्ट कार्ड बना के भेजा, ये तो लिंचिंग के पोस्ट कार्ड तक बनते थे जो लोगों एक दूसरे को भेजा करते। हाँ, तो ऐसे ही एक पोस्ट कार्ड्स की अमेरिका में एग्जीबिशन लगी थी अभी हाल में कुछ साल पहले। तो उसमें एक पोस्ट कार्ड पे एक बच्चे ने अपनी ग्रैंडमदर को, अपनी दादी को भेजा था, और उसमें लिखा था, टुडे आई सॉ अ मैन हैंगिंग, नाउ ऑल आई वांट टू सी इज अ मैन बीइंग बर्न। तो एक छोटे से बच्चे ने, 7-8 साल के बच्चे ने पोस्ट कार्ड पे लिखा था कि आज मैंने एक आदमी को सूली पे चढ़े हुए देखा, अब मैं उसको जलता हुआ देखना चाहता। तो ये दिखाता है कि वो कितना आम हिस्सा था लोगों के जीवन में। हाँ, लेकिन लिंचिंग में एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, तो आज के समय में थोड़ा सा फर्क है भारत में, लेकिन एक जो चीज सिमिलर है कि उसका जो सेक्सुअल कॉनोटेशन है, उसका जो, मुझे हिंदी में उसको बोलना नहीं आएगा, सेक्सुअल कॉनोटेशन कैसे बोलते हैं, अपने आप में बोल रहा है, इसमें जरूरत नहीं ट्रांसलेशन की। समझ गए सर, ठीक है। तो उसका ये है कि महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है, रेप होता है, हाँ, या गैंग रेप होता है एक रेट्रिब्यूटिव जस्टिस की तरह, और पुरुषों का लिंचिंग होता है। तो जब लिंचिंग होती है तो ज्यादातर वो लोग क्या करते थे कि उनके जो जननांग है, उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उन्हें काट देते थे या उनको डिफेस करा जाता था। तो उसका बहुत क्लियर एक इंडिकेशन था कि जैसे वो आगे अपनी नस्ल को ना बढ़ा सके। तो जो लिंचिंग है उसका एक बहुत अहम हिस्सा था कि नस्ल आगे नहीं बढ़नी चाहिए, हाँ। और जब बर्बरीक को भी उसका भी सर काटा गया तो शरीर अलग कर दिया गया, सिर जिंदा रहा। जैसे बर्बरीक के जननांगों से एक और उसके आगे लोग पैदा ना हो सके। और महाभारत के युद्ध में किसका वंश आगे बढ़ता है? आर्यों का। कौन से आर्य का? बस यही बात, यहीं से बात शुरू होती है अगली आपकी। अब बताइए ना, जवाब दीजिए मुझे, किसका पोता राजगद्दी पे बैठता है आखिर में? या पांडवों का। पांडवों का किससे? और वो कृष्ण का, यादव कुल से आ रहा है। यस, रुक्मणी के बेटे से बेटा आ रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो किसका वंश आगे बढ़ा? कृष्ण। यादव का। यस, बिल्कुल। यादव वादव तो हो लिया, पर बड़ा कृष्ण का। ठीक है, जिसने बर्बरीक का सर काटा, वंश उसका है। तो बर्बरीक का जो सर काटना था वो अर्जुन के लिए भी थे, अर्जुन और कृष्ण का वंश आगे बढ़ा। तो वो सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं हो रहा था, अपने लिए भी, मतलब उसका एक दूसरी तरफ भी मीनिंग जाता है। सो दैट इज द कॉमन थिंग। वहां अमेरिका में जो हो रहा है और जो भारत में हो रहा है उसका जो कॉमन एक है, यहाँ पर भी जब लिंचिंग होती है तो उसी रूप में होती है। उसी का रूप, जो भीड़ है वो एक गैंगरेप का रूप लेती है, और मैनर जो है, उसको करने का तरीका जो है वो वही। हाँ, कहानी भले ही अलग हो, रीजनिंग भले ही अलग हो, लेकिन वो हो रहा है रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, दंड न्याय, और वो हो रहा है अपनी औरत को बचाना। अमेरिका में जो एट द सेंटर ऑफ द डायलॉग वाज द वाइट वुमन। आपने कई फिल्में देखेंगी, एक बहुत फेमस फिल्म है टू किल अ मॉकिंगबर्ड। उसमें एक आदमी को फॉल्सली एक्यूज कर दिया जाता है, उसने रेप किया है व्हाइट औरत को। तो जो उसका व्हाइट औरत का ऑनर है, गोरी महिला का जो ऑनर है, उसका जो अस्तित्व है, उसका जो गर्व है, उसका जो शरीर है, वो बचाए रखना है काले आदमी से। हमारे संदर्भ में कौन है? गाय है, वो गोरी औरत, साथ ही हमारी बेटियां। और उससे निकला है, एक तरफ तो धर्म युद्ध है, लिंचिंग है, दूसरी तरफ है लव जिहाद।
तो आपको अपनी बेटियां, अपनी गायें और अपनी बीवियां बचानी है उस आदमी से जिसके पास सेक्सुअल पावर ज्यादा। अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में किसके पास ज्यादा थी? काले आदमी के पास। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान या दलित के पास। इमेजिनेशन है ये, मतलब जरूरी नहीं, nobody says, but you know that is what is invoked। उसको ही उद्धृत करा जाता है, उसी का उदाहरण लिया जाता है। अपर्णा, इसमें मैं फिर एनवायरमेंटल हिस्ट्री से एक उदाहरण मुझे याद आ रहा था, आपसे शेयर करना चाहूंगा। बताइए। जो वैदिक संस्कृति है वो अपने आप में पितृत्मक है, जबकि शायद जो खेती से जुड़े लोग रहे हैं वहाँ मातृ पूजा या मातृ देवी की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट बनी रही है। मैंने अपनी किताब में भी इस बात की चर्चा की है कि जब खेती का सीजन आता है, मानसून आने वाला होता है, तो देव सो जाते हैं, विष्णु सो गए, और अब कौन कंट्रोल कर रहा है? मातृ देवी। अब देवी जो हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। जब पूरा फर्टिलिटी का सीजन निकल गया, जब वो पूरा पीरियड निकल गया, जब प्रोड्यूस तैयार हो गया है, तब देव उठानी एकादशी हो रही है और विष्णु वापस आ गए हैं जो उत्पादित हो गया उसमें हिस्सा लेने के लिए। मतलब मैं एज अ विष्णु कहीं इंटरेस्टेड नहीं हूं उस पूरी प्रक्रिया से जिससे उत्पादन हो रहा है। मेरा काम तो सिर्फ ये है जो फसल तैयार हो गई है, जो वंश तैयार हो गया है, उस पे केंद्र किया जाए, उसको भोगने आऊंगा। जो बातचीत है, ये बातचीत हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हुई नहीं है। और आपकी किताब के आखिरी 3 चैप्टर्स में ये बात बहुत अच्छी तरीके से उठ करके भी आती है कि जो आर्य परंपरा, जिसको आज आर्य परंपरा के रूप में माना जा रहा है, उसके पैरेलल बहुत सी परंपराएं हिंदुस्तान में थी। बट शायद नेशनल मूवमेंट की परेशानी रही हो, कांग्रेस की अपनी राजनीति की परेशानी रही हो, और आप तो लेफ्ट की भी परेशानियों की बातचीत करती हैं अपनी किताब के अंदर, जहां आप ये कह रही हैं कि चूंकि बड़ा दुश्मन अंग्रेज नजर आ रहा है, तो ये जो गरीबों का शोषण हो रहा है, या लोअर कास्ट का जो शोषण हो रहा है, या सो कॉल्ड नॉन आर्यन का जो शोषण हो रहा है, उसको दरकिनार कर देता है। न केवल कांग्रेस बल्कि लेफ्ट विंग भी इसको दरकिनार कर देता है। और फूले ऐसा आदमी बहुत आसानी से, जो उन्होंने प्रोटेस्ट की आवाज उठाई थी, जो उन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसको ठीक वैसे ही अप्रोप्रिएट कर लेता है वैदिक समाज या हिंदू समाज, जैसे उसने पहले बुद्ध को अप्रोप्रिएट कर लिया था और उसको अपने ही तंत्र का हिस्सा बना के, अपनी समझ का हिस्सा बना करके बहुत खूबसूरती से उसको इम्पोज कर दिया था। तो मैं चाह रहा था कि अब आप फूले के सहारे कैसे वायलेंस को अलग अलग तबका अलग अलग रूप में देख रहा है, या भुगत रहा है, या उससे गुजरता है, उस पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, ज्योतिबा फूले जब भी हम लोग मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया या कोई भी मॉडर्न इंडिया का रेनेसांस वगैरह ये पढ़ाया जाता है 19वीं सदी का, तो उसमें फूले जरूर पढ़ाया जाता है। हाँ, लेकिन आपको फूले का कुछ मतलब फूले कैसे उन मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया से अलग है, ये नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, वो उसी में मिश्रित हो जाता है, ठीक है। लेकिन फुले जो कह रहे हैं वो जितने भी मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है उनसे अलग बात कर रहे हैं। वो विवेकानंद से अलग बात कर रहे हैं, स्वामी दयानंद से बात अलग कर रहे हैं, डेरोजियो से अलग बोल रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से अलग बात कर रहे हैं। वो आदमी बिल्कुल ही अलग बात कर रहा था, और वो ये बात कर रहा था कि कास्ट सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। अब सभी लोगों ने कमेंटरी करी है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से, और एक टेक्स्ट बुक वर्जन भी ये माना जाता है कि वो पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें इसकी उत्पत्ति का मिलता है, ठीक है। अब फुले जो है, अपना जो टेक्स्ट है गुलामगिरी, जो कि कहीं नहीं पढ़ाया जाता, आई एम येट टू कम अक्रॉस एनी यूनिवर्सिटी करिकुलम दैट टीचर्स गुलामगिरी, वो नहीं पढ़ाया जाएगा। वो मैं बताऊंगी क्यों, उसका भी एक कारण है। तो मैं उस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर ये मेरा हंच है, ये मेरा गेस है कि क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो वो उस टेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि ये जो आपने उत्पत्ति समझा दी है हमें, ये उत्पत्ति एक ब्राह्मणिकल हेजेमनी है, ये ब्राह्मणिकल मिथक है। एक्चुअली जो आर्य थे वो ईरान से आए, और उन्होंने हम लोग जो हैं ओरिजिनल सेटलर्स हैं, और कोई आर्यंस कोई अच्छे लोग नहीं थे, वो दमनकारी लोग थे। हाँ, तो उस तरह से पूरी किताब, और ब्रह्मा विष्णु जो त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा जी का वो काफी मखौल उड़ाते हैं उसमें। मखौल नहीं उड़ाते,
मतलब खुल के गालियां दी हुई हैं, और वो वाली गालियां जो एक सभ्य समाज में हम लोग एक दूसरे के सामने नहीं देते, ठीक है ना। तो इस टेक्स्ट को ना पढ़ाए जाने का कारण एक तो ये है कि ये आदमी वो उसकी उनकी कलम में कोई वो नहीं था कि वो आराम से लिखी जाए, वो कलम पैनी धार थी, तलवार थी, वो काट रही थी, और वो काटती ऐसा था कि खून निकलेगा जरूर, ठीक है। दूसरा, वो कोलोकियल मराठी में लिखी गई है, हाँ। और लिखा भी जैसे मैंने था ना, जब बोली वो बन जाती है, लिपिबद्ध होती है वो, तो भाषा का थोड़ा सा सैनिटाइजेशन भी होता है ना, संस्कृताइजेशन कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, वो भाषा में से गालियां वालियां निकाल दी जाती है, ये गालियां भी बड़ी अच्छे रूप में दी जाती है, ठीक है ना। तो परिमार्जन कहते हैं उसको। एक दिन मैं से बात कर रहे थे, मैंने कहा हमारे तो ससुराल में गालियां पंक्चुएशन का काम करती हैं, कैसे हटा देंगे गालियां, वहां प्लस बोली जाती है। तो खैर एनीवे, तो वो जो लैंग्वेज है ना, वो सैनिटाइज नहीं है, वो एक आदमी की है जो अपनी बात कहना चाह रहा है और अपनी बात कह रहा है, ठीक है ना। तो उसको आप एक यूनिवर्सिटी करिकुलम में वो किताब नहीं लगाते। तो बहुत सारा वो जो डिस्कोर्स है उसको दरकिनार करे जाने का कारण ये भी है, हाँ, कि उसको उसका अप्रोप्रिएशन इतना डिफिकल्ट है। जो अप्रोप्रिएट कर लिया गया वो तो पढ़ा दिया गया, है ना, जो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाया उसको आप कैसे पढ़ाएंगे। दूसरा, कि जैसे गिरनी कामगार यूनियन का ये स्ट्राइक हुई, तो अंबेडकर ने बहुत समय तक इसको, मतलब ही वॉज एम्बिवलेंट, हाँ, और उन्होंने पूरा साथ इसलिए भी नहीं दिया उसका, हालांकि कि उनका ये कहना था कि स्ट्राइक जो है, इसके कारण जो भूखा मर रहा है वो मेरे जैसे लोगों, मेरे समुदाय के लोग, आप उनकी भूख की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो स्ट्राइक करना ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना ठीक होगा, लेकिन भूखा आखिर में तो मेरा आदमी मर रहा है, और जब वो भूखा मर रहा है तो उसको देख के मुझे नहीं जम रहा है, ठीक है ना। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो डिस्कोर्स है ना, ये जो सोच है, ये जो लिखने का तरीका है, ये पचता नहीं, इसलिए उसको साइडलाइन कर दिया जाता है, उसको हाशिए पे ही रखा जाता है, उसको सेंटर स्टेज में आने ही नहीं दिया जाता। आने तब दिया जाता है जब उसने सूट बूट पहना होता है, ठीक है ना। तो ये है कि उसका मेन स्ट्रीम में ना आने का कारण ये। और दूसरा, मतलब जो किताब पढ़ेंगे उनको बस समझ में आएगा कि जो यहाँ पे सन की इनहेरिटेंस है वो भी मिश्रित है, हाँ? यहाँ पे लव जिहाद हो रहा है है ना, वो मेटाफोर है। सन अपने आप में सन भी है, लेकिन वो देश के लिए एक मेटाफोर भी है ना, वो देश के लिए एक सिंबल के रूप में, चिन्ह के रूप में भी पुस्तक में इस्तेमाल करा जाएगा। तो उसकी हिंसा और अहिंसा दोनों ही उसकी विरासत, हाँ। तो ऐसे ही ये जो ज्योतिबा फुले और जो नॉन ज्योतिबा, लाइक मैं ज्योतिबा फुले को सेंटर रखना चाहूंगी, नॉन आर्यन कहने की बजाय किताब में नॉन आर्यन बोला है, बट इफ यू कीप ज्योतिबा फुले एज द सेंटर, वो और नॉन ज्योतिबा फुले दोनों ही विचारधाराओं से हम बन रहे हैं, पर एक को दबा दिया गया, और जब वो उभर कर आती है तब वो एक तरह की होनी चाहिए, नहीं तो हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसको टेबल पे साथ बैठ के खाना नहीं खिला सकते। मैं आपकी बात में दो बातें और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अभी बात आपकी जरूरी है। एक, कि इसमें अंग्रेजों का क्या रोल रहा है, आपने किताब में चर्चा की है। जो आपने किताब में नहीं चर्चा की है, लेकिन मध्यकाल का इतिहासकार होने की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि पूरा इस्लाम समाज जो है वो जमात पे यकीन रखता है, इक्वालिटी की बातचीत करता है। लेकिन जब वो हिंदुस्तान पे राज्य कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान पे राज्य करते हुए, हिंदुस्तानी होते हुए भी वो कहीं भी जाति व्यवस्था को चैलेंज करते हुए नजर नहीं आते हैं। जाति व्यवस्था की ये जो गहरी पकड़ है, इस गहरी पकड़ को इस्लाम भी चैलेंज नहीं कर रहा है। वो ये भले कह दे रहा है कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। शायद यही चीज देखने को मिलती है कि अंबेडकर बुद्धिज्म एडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन हिंदुज्म के अंदर जो रिफॉर्म की बातचीत हो रही है, और वो रेडिकल रिफॉर्म जिसको फूले कहना चाह रहे हैं, वो ना मध्यकाल में देखने को मिलता है, ना आधुनिक काल में देखने को मिलता है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमें 17वीं 18वीं शताब्दी में संस्कृत में टेक्स्ट मिलने लग जाते हैं जो शूद्रों के कर्मकांडों के ऊपर लिखे जा रहे हैं, और उनके कर्मकांड बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ब्राह्मणों के कर्मकांड हैं। संस्कृत में शूद्रों के कर्मकांडों के बारे में टेक्स्ट लिखा जा रहा है। गौर किया गया तो मालूम चला कि लिखने वाले संस्कृत के पंडित ही हैं, लेकिन वो किस तरीके से शूद्रों को स्पेस भी दे रहे हैं, लेकिन स्पेस उनको मुक्त करके नहीं दे रहे हैं,
उनको अपने सांचे में ढालते हुए अपने शब्दों में बांधे दे रहे हैं। यही बात आपने अपनी किताब में भी कही है कि अंग्रेजों ने यहाँ आकर के आर्थिक शोषण तो बहुत ज्यादा किया, सामाजिक बदलाव की जो भी बातचीत की वो बहुत सुपरफिशियल है, क्योंकि वो लगातार रूलिंग एलीट के संग जुड़े रहे। कि जो रूलिंग एलीट है वो रूलिंग एलीट जो इस शोषण को लगातार बनाए हुए था या जिसके सहारे वो फ्लरिश कर रहा था। तो थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप जो अंग्रेजों ने क्यों और किस राजनीति के तहत आम आदमी की या कास्ट सिस्टम की जो परेशानियां हैं जिसको फूले स्वर दे रहे थे उसको नकारते हुए उस परंपरावादी ढांचे को ही आगे बढ़ाया जो आज हम देख रहे हैं। नहीं, कहीं भी राज करने का तो तरीका ये है कि वहां की जो उच्च वर्ग है उसको अपने कब्जे में कर लीजिए, बिल्कुल उसकी सहमति ले लीजिए अपने लिए। हाँ, तो ये बात मैं जहां जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आज क्वीन विक्टोरिया की पूजा करते नजर आते हैं। वो फोटो भी छपती है, उन्होंने देखी है, इसमें क्वीन विक्टोरिया की पूजा की जा रही है कि उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई, बट किस चीज से मुक्ति दिलाई इसकी बातचीत साफ नहीं आ रही सामने हम लोग के। देख, मैं एक इससे आज क्वीन विक्टोरिया की जो पूजा करते हैं उससे एक ध्यान आया है मुझे कि पाकिस्तान में लोग अंग्रेजों ये नहीं कहते कि अंग्रेजों से आजादी मिली, वो ये कहते हैं भारत से आजादी मिली। ठीक है, तो बहुत सारा वर्ग है, दलित वर्ग, और हमारे जो इतिहास है उसमें उनको नहीं परेशानी थी ना अंग्रेजों से। हाँ, उनको नहीं थी। हाँ, उनको नहीं थी, उनका तो लिबरेशन हो रहा था ना उससे। तो हमारी जो नेशनलिज्म की कहानी है या राष्ट्रवाद की आंदोलन की कहानी है, वो भी अगर किसी और के दृष्टिकोण से देखी जाए तो सिर्फ एक उच्च वर्ग की कहानी है। हाँ, तो जहाँ पे ब्रिटिश को उच्च वर्ग से या ब्राह्मण वर्ग से या रूलिंग क्लास से, जहाँ इंडियन रूलिंग क्लास से, जहाँ या इंडियन एजुकेटेड क्लास से जहाँ से बेनिफिट हो रहा था, तो वो वाला बेनिफिट लेंगे ना, वो फूले को क्यों साथ बिठाएंगे? वो फूले को साथ क्यों बिठाएंगे? और गांधी से अगर बेनिफिट हो रहा है तो क्रांतिकारियों को क्यों साथ बिठाएंगे? बिल्कुल, ये ना, ये तो सत्ता का खेल है ना। सत्ता जिससे जम रही है, मेरी बिसात जिससे जम रही है, मेरा खेल जिससे जम रहा है, उसको तो मैं खिलाऊंगा अपने साथ। तो मतलब मुझे लगता है कि वो आंसर बहुत सीधा है। और बोलना चाह रहा था कि राजपूत जिनके लिए आज इतने शौर्य की गाथा गाई जाती है, उनमें से कितनों ने 1857 या उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इतिहास लिखने की ये बड़ी परेशानी रही है कि जो राज्य करने वाला वर्ग है उसके इतिहास में उसकी ज्यादा प्रशंसा की गई, बगैर इस बात के ऊपर गौर किए हुए कि राजपूतों ने किसी भी रूप में नेशनल मूवमेंट के अंदर कोई गहरी भूमिका नहीं निभाई है, क्योंकि वो रूलिंग एलीट हैं। वहां पे वो राजपूत हैं, उच्च वर्ग का हिस्सा हैं, और वो आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। तो वो नेक्सस बहुत गहरा तौर के ऊपर बना हुआ है, और कैसे वो इनविजिबल वायलेंस के रूप में हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं, एक कमेंट आया हुआ है विशाल ठाकुर का, उसके सारे आपसे शेयर भी करना चाहूंगा। फसल तैयार अर्थात लक्ष्मी जी का आगमन और फिर भगवान को समर्पण। ये जो भगवान को समर्पण कर देने की पूरी फिलॉसफी है जो हमारे दिमाग में बैठाल दी गई है, ये ब्राह्मण को समर्पण हो रहा है, ये उच्च वर्ग को समर्पण हो रहा है, ये शासक वर्ग को समर्पण हो रहा है। क्यों? लक्ष्मी ने मेहनत की तो लक्ष्मी क्यों ना खाएं? लक्ष्मी विष्णु क्यों समर्पित कर दें आकर के? और जेंडर्ड भी तो है। हाँ, जेंडर्ड भी तो है। लक्ष्मी जी लक्ष्मी बनी। तो थोड़ा सा विशाल का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है उसके बारे में कहना चाहूंगी कि जिस देवउत्थान एकादशी की बात हो रही थी, देव उत्थान एकादशी नाम है उसका, उसमें एक्चुअली जो हमारे यहाँ का, जिस क्षेत्र से विशाल आते हैं, हमारे यहाँ समझ ये बनती है कि दिवाली के दिन आप लक्ष्मी को रिलीज कर देते हैं और देव उत्थान के दिन वो वापस आती हैं घूम फिर करके। तो एक्चुअली ये कहानी हमारे लिए लक्ष्मी के इर्द गिर्द ही है। और उस दिन हमारे यहाँ जितनी भी वो अरिपन बनते हैं, फ्लोर पेंटिंग्स जो होता है, वो जो बनता है वो सारा कृषक वर्ग के लिए, मतलब सारे उसमें हाँसू, खुरपी, बैल, सारे अनाज के वो बनते हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि उसका जो नैरेटिव है इतना जेंडर्ड है जितना मेरे ख्याल से अन्य क्षेत्रों में होगा। मुझे नहीं पता और क्षेत्रों में कैसे मनाते हैं, पर ये जो समर्पण वाली बात है शायद वहाँ के लिए संभवतः मुझे लगता है ये जो विशाल कह रहे हैं, या तो इनको भगवान को समर्पण की इनकी जो समझ है वो थोड़ी सी मेरे ख्याल से लिमिटेड होगी, पर वो दरअसल उसकी नैरेटिव में लक्ष्मी ही लक्ष्मी है।
इसलिए इतना जेंडर्ड नहीं है कम से कम। जी सविता, इसी पे अभी अपर्णा आगे बोलेंगी। जी ये जी जो लक्ष्मी है, ये क्रिएशन भी बहुत केयरफुली किया जा रहा है। हाँ हाँ, हम मैं चाहूंगी कि रहे हैं। अपर्णा इस पे कहें। जी हाँ, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु को प्रिय हैं, प्रिय है। के बारे में आगे बात कीजिए अपर्णा आप। मयंक आप बोलिए, आप अच्छा बोलो। नहीं, रिस्पॉन्स आपसे आना उचित है जी, क्योंकि आप मेरे ख्याल से हिंसा के जिस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही थी और फिर स्मृतियों के आधार पर खास करके जिन पर्दों का आप हटाना चाह रही हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है कि सारी तहें हटे। मैं तो बस इतना छोटा सी बात कह रही थी कि एक ये पूरा फ्रेज लक्ष्मी का सब भगवान को समर्पण also has a sexual meaning to it. ये इतना ही कह रही थी बस मैं, ये जेंडर्ड उस रूप में है। भगवान का क्यों नहीं समर्पण हो जाता लक्ष्मी को? मतलब उल्टा तो कभी नहीं मिलता ना हमें। आप अपर्णा जहां आप रुक रही हैं, आप जरूरत नहीं है, हमें को समर्पण करना है। जी मयंक, मेरे ख्याल से अपर्णा ने टेक्स्ट से वो पढ़ा नहीं है, टेक्स्ट से आपने तो हिस्से नहीं पढ़े। हाँ, वो इंग्लिश में है, उसका ट्रांसलेशन कोई बहुत बढ़िया नहीं किया, पर इंग्लिश में पढ़ दो। इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ सकती हैं जो रेलेवेंट हो, मतलब जो दर्शकों को उचित लगे। आप पढ़िए, हम ट्रांसलेट कर देंगे। ट्रांसलेशन इतनी, मेरी हिंदी इतनी बुरी नहीं है, पर वो है ना एकदम तुरंत तर्जुमा दिमाग में आता नहीं है कई बार। और कभी-कभी उसमें भयानक गलतियां भी हो जाती हैं। हाँ, कुछ का कुछ बोल दिया। हाँ, तो ये एक शुरू का किताब का हिस्सा है जहाँ पर मैं और पतिदेव जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं किताब में। जी हाँ, और हमें एक कोई मिले हैं हमारे पड़ोसी, तो कुछ बल बोले जा रहे हैं, हम वापस आए हैं, फिर उस कॉन्वर्सेशन को, उस संवाद को हम दोबारा रिकॉल करके बात कर रहे हैं। जी you think giving people evidence to contrary or holding them to facts necessarily helps them question their point of view. अगर आप किसी को तथ्य देते हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो क्या वो बदल लेंगे अपना दिमाग? आई एम नॉट सो श्योर. Telling Bhalla uncle about Manto and Amrita Pritam will make him change his narrative. You know what I find even stranger than Bhalla uncle's claim is the one of India being a land of non-violence. Recalling the woman at the silent protest I had seen on TV, I continued between bites of food. तो मैं चबाए जा रही थी, खाना चबड़ कर रही थी, उसके बीच में मैं ये बात बोल रही हूँ कि भैया ऐसे तो किसी का दिमाग बदलना मुश्किल है। फिर हिंदी में ही लिखा हुआ है मैंने टेक्स्ट में, मुझे तो अहिंसा का ये दावा ही मिथक लगता है। I feel this claim of non-violence is actually a myth. Isn't it the case that the perpetrator of violence in literature or in history is always made out to be the low-life cousin? कि इतिहास में या साहित्य में हमेशा जो हिंसक है या हिंसा करने वाला है वो कोई एक गंदा सा हमारा कोई कजन है, जैसे दुर्योधन और शिशुपाल, और the villainous wrongdoer such as Kans or Ravan, or a rapacious foreigner such as Greeks, Turks, Mongols and British. या तो वो कोई विलन है या कोई फॉरेनर है जो हिंसा कर रहा है। The heroes never happen to indulge in violence. They only go to war as righteous upholders of dharma or the protectors of their homeland. हाँ, कि जो हीरो जो है वो भूमि की रक्षा करता है और धर्म युद्ध के लिए जाता है, वो कभी हिंसा नहीं करता। Didn't they restore the moral order by killing an unarmed Karna as he changed the wheel of his chariot? कर्ण जैसे अपने पहिया बदल रहा था, तब क्या उसको मारा नहीं? Wasn't it their courage that drove them to kill their teacher Dronacharya by gulling him into laying down his arms by giving the false news of his son's demise? Robbing Eklavya of his thumb so he did not contend with Arjuna for the title of the greatest archer was a righteous act, wasn't it? Defeating Duryodhana by breaking his thighs, an action forbidden in the contest, was done in the name of morality. Lakshman was right in cutting off Surpankha's nose for her audacious confession of love for an Aryan king. उसकी इतनी हिम्मत हो गई, उसने
आर्यन राजा को बोल दिया आई लव यू, हाँ नाक काट देंगे उसकी। मैं अपने बेटे को सुनाती ना, वो बहुत हंसता है इस बात, मम्मा आई लव यू बोलने पे नाक काट दी। मैं बहुत बुरी है प्यार चीज। क्या फर्क पड़ता है अगर सारे हिंदू, अच्छा हिंदी में लिखा है टेक्स्ट में, क्या फर्क पड़ता है अगर सारे हिंदू देवी देवता अस्त्र शस्त्र से लैस हैं? How does it matter if all Hindu gods come dressed with weapons of war? A trident, a chakra, a bow and arrow, staves, spears, mace, all to be wielded against the unrighteous. For this reason, their violence is never seen as violence in and of itself. उस हिंसा को हिंसा के रूप में देखा ही नहीं जाता, वो हिंसा हिंसा ही नहीं। And that's why we never stop revering the Gita, worshipping Lord Ram, or celebrating Diwali or Durga Puja or the Ganpati festival. I grew more agitated as said, क्यों हल्ला करते हैं ये? So why cry fool when some young men kill akhlaq to avenge their dharma? क्यों हल्ला? Perhaps their only failing was that they killed him with their bare hands and not godly weapons. शायद वो लोग खुश होते अगर इन सब गॉडली वेपन्स का, अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करा होता। ये तो पागल है, हाथ से मार डाला। मुझे स्माइल नहीं करना चाहिए पढ़ते हुए, पर आई एम बीइंग sarcastic here. आगे पढ़ूं या हो गया? नहीं, आप जैसा चाहें, आप मतलब। मयंक, मैं चाह रहा था कि आप अपने पेज नंबर 93 का कुछ हिस्सा थोड़ा सा पढ़ दीजिए। अच्छा, वो बात अधूरी रह गई है। और एक फोटो भी नहीं, हाँ पढ़ दीजिए, पुले वाला फोटो नहीं दिखाई है। हाँ चलो उस पे खत्म करेंगे, उस फोटो पे खत्म। पहले पढ़ देती हूँ। यू नो बाबू, अच्छा टेक्स्ट में थोड़ा नैरेटिव स्टाइल है, तो बच्चे से बात करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इमोशनल है। क्योंकि मुझे तो वो है ना, खतरा है, मुझसे पूछेगा अम्मा आप क्या कर रही थी। You know बाबू, they say जाहिद अहमद, नोमान, मोहम्मद अखलाक, मजलूम अंसारी, इम्तियाज खान, मुस्तैन अब्बास, वशरम सरवैया and his brothers Muqati Alisa and Pehlu Khan were all killed at hands of persons unknown by a mob. भीड़ ने मारा। A mass of people indistinguishable from each other in their desire for collective retribution. हाँ, दंड न्याय के लिए जो लोग आतुर थे, उन्होंने, उस भीड़ ने उन सबको मारा। Since everybody is guilty, in effect no one's guilty. जब भीड़ मारती है तो गिल्ट किसका है? ये कैसे स्थापित करेंगे? ये कैसे तय करेंगे? The distribution of guilt amongst the crowd dilutes it, nurtures it, disembodies it. But here is the secret. ये है जो रहस्य जो है ना पूरी चीज में। They were actually killed at the hands of persons known. जिन्होंने मारा उनको हम जानते हैं, उनके नाम जानते हैं, उनके चेहरे जानते हैं। वो लोग वो हैं जिनके साथ हम बड़े हुए, वो हैं जिनका जन्म हुआ और हमने उस पे उल्लास किया। उनके साथ हम लोग सुबह घूमने गए, मॉर्निंग वॉक पे, उनके साथ हमने बैठ के भोजन करा, खाना खाते हैं, उनके शादियों में गए, उनको अपने घर में नौता, उनके साथ खाना खाया। We see them each morning staring back at us as we brush our teeth. सुबह मंजन करते हुए उनका चेहरा हमें वापस दिखाई देता है शीशे में। They are us, वो हम हैं, the people on our side of the boundary wall. The ones who invoke non-violence as India's essence are not much different from the ones who empathized with Godse. Let me take a slight detour and say that quite often the invocation of India's composite tradition and the Bhakti movement conveniently helps us set aside conversation about caste oppression. जो कि भी मैं कह रहे थे कि कास्ट ऑपरेशन की बात कहीं नहीं हो रही, ना मुसलमान लोग खुद ही कर रहे हैं। As if the world of syncretic culture and the egalitarian ideology of Bhakti saints inoculates us against casteism. जैसे कास्ट जातिवाद के खिलाफ टीका लगा दिया, जैसे ही बोलो कुछ तो बोले कॉम्पोजिट कल्चर था, तो कॉम्पोजिट कल्चर की दुहाई देखिए, जातिवाद है ही नहीं, हम लोग ये मान लेते। It helps us decast ourselves while keeping our caste privilege intact. In a similar fashion, we presume that our self is unsullied by violence. तो हमारा जो स्व है, मेरा अपना व्यक्ति जो है, मैं हूँ, वो उस पे हिंसा का कोई असर नहीं है। You may not know this, or maybe you do. The essence of Indian civilization
is also violence. हिंसा भी तुम्हारी धरोहर है. Violence is also India's heritage that has been bequeathed from generation to generation. The history of tolerance is also one of tolerance towards violence. जी. जो सहिष्णुता का इतिहास है वो हिंसा के प्रति सहिष्णुता का इतिहास है. अब मयंक आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, नहीं, अपर्णा ये जो बात बोल रही थी, जो पढ़ रही थी अपर्णा, इसको आपने दो लेवल के ऊपर पढ़ा है. एक अदरिंग क्या हो रहा है कि हम एक खास धर्म के लोगों को अलग कर रहे हैं, लेकिन उसी के सहारे हम अपने धर्म में व्याप्त कुरीतियां या जो स्त्रीकरण है उसको इग्नोर कर देते हैं. बिल्कुल. एक सवाल लगातार चल रहा था जिसपे अपर्णा आपने आगे लिखा भी है कि किस तरीके से जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पैट्रियार्की अपना एक खास रोल अदा करती है और कैसे उसके अंदर औरतों को एक सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है. मैं चाह रहा थोड़ा उसके बारे में बोलें. याद दिलाने के लिए मैं बोल सकता हूँ, पेज नंबर 93 के ऊपर आपने ज्योतिबा फूले कॉन्टेक्स्ट में इसको बहुत खूबसूरती से लिखा है. आप चाहें तो वहां से पढ़ें तो वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल साफ उभर के सामने आ जाता है. अच्छा, चलिए देखें. 2 घंटे हो गए हमें बताते हुए. हाँ, क्योंकि हम लोग पैट्रियार्की की ताकत को नहीं समझते हैं कि किस तरीके से वो कास्ट सिस्टम को परपिचुएट करने में गहरी भूमिका निभाती है. He also, Jyotiba की बात हो रही है यहाँ पे. Jyotiba also identified the fact that patriarchy and the oppression of lower castes went hand in hand. For him, inequality within the family, that is the low position of women, was similar to caste oppression. Educating his wife Savitri Bai was Phule's way of rejecting both patriarchy and casteism. They eventually started a school for Dalit and Muslim girls in Pune in August 1848. This incurred the anger of Phule's family and community. Driven out of their neighborhood, the Phules moved to a Dalit working class area in Pune and restarted the school there. This school was an unrivaled pedagogical experiment. They focused on giving the girl students vocational training so that they could become self-reliant. तो आपको मैं खास वजह से चाह रहा था कि आप इसको पढ़ें. हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं. अपर्णा बुरा मान जाएंगी जब मैं कहूँगा कि अशोका में पढ़ा रही हैं वो, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की वजह से एक बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा, वहीं मैं अपनी बात को खत्म भी करूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है या इसके पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी उसमें एक खास तरीके की लिंचिंग होती है जिसके अंदर आम आदमी का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है. ये बात हमें बहुत गहरे तौर से समझनी पड़ेगी कि पैट्रियार्की को तोड़ने के लिए लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है. और अगर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कर दीजिए, सब ठीक हो जाए. कॉमन स्कूलिंग सिस्टम से परेशानी नहीं दूर होगी अगर घर से लड़कियों को पढ़ने ही नहीं भेजा जाएगा. अगर आप फीस बढ़ा दीजिएगा, प्राइवेटाइजेशन कर दीजिएगा, तो बाप अपने बेटे को तो पढ़ा देगा, लड़कियों को नहीं पढ़ाएगा. और अगर लड़कियों ने नहीं पढ़ा तो जो फूले की समस्या है वो लगातार बढ़ी रहेगी. किसी भी रूप में हम समाज में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे अगर औरतों के दिमाग से ये नहीं हटाया गया कि उनका जीवन सिर्फ पुरुषों की सेवा के लिए बना हुआ है. और जो लिंचिंग है जिसको कई बार अपर्णा ने लिखा है, ये लिंचिंग जरूरी नहीं है कि फिजिकल लिंचिंग हो, ये मेंटल लिंचिंग भी हो सकती है. और वो बहुत खूबसूरती से इस कॉन्टेक्स्ट में नजर आती है कि औरतों शिक्षा से दूर रखो, हालात ऐसे ही बने रहेंगे. अपर्णा वो फोटोग्राफ लास्ट वाला ले आए. चलिए वो ले आइए, उस पर खत्म करते हैं फिर. पानी की प्यास. हाँ, तो ये जो फोटोग्राफ है ये किताब में है और ये एक पैम्फलेट है. अब प्रिंट कल्चर की हमने बात करी तो आर्य प्रतिनिधि सभा, गौरक्षणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा, ये सब जो सभाएं थी, बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारे पैम्फलेट्स छाप रही थी. तो ये किस लिए इंटरेस्टिंग है ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसमें 2 लोग हैं. एक तो एक आदमी है जिसका नाम है घिसुआ और एक है पंडित जी. ठीक है ना. दोनों गाड़ी से उतरे हैं और गाड़ी छूटने में 2 मिनट की देरी है और पंडित जी और घिसुआ साथ ही साथ नल से पानी ले रहे हैं. नाउ
ये जो इमेज है, ये कास्ट सिस्टम को हमने खत्म कर दिया है, जातिवाद को हमने खत्म कर दिया है, ये दर्शाने के लिए प्रयोग करी जा रही है। ठीक है ना? पर क्या इससे जातिवाद खत्म हो गया? अब इसका सवाल आप देंगी, नहीं आप बताइए क्यों नहीं हो रहा है? आपने कुछ नहीं बोला है आज। मुझे कह रही हैं? हाँ बताओ ना, पानी वो उससे मेरे हिसाब से सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है जातिवाद का? नहीं, क्योंकि वो दिखा रहा है कि मेरे ख्याल से पंडित, और ये तो रिइंफोर्स करना हो गया ना इस बात को कि एक ही नल से पानी पीते हुए इतना महान एक्ट है जिसमें कि पंडित जी संभाव बर्दाश्त करते हुए एक ही नल से घिसवा के साथ पानी पी ले रहे हैं, तो ये तो रिइंफोर्स करना हुआ, ये हटाने की बात नहीं है। अच्छा, मैं कब आपकी बारी? दोनों अलग अलग नल से पानी ले रहे हैं, तो ये खाली 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी की शुरुआत की नहीं है। अभी हम लोग सर्वे कर रहे थे सवाई माधोपुर की एक विलेज का, एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग गए हुए थे, स्कूलों का सर्वे कर रहे थे। तो जो पानी की टंकी है उसमें 2 तरफ नल लगे हैं, एक तरफ से सवर्ण पानी पिएगा और एक तरफ से निम्न वर्ग के लोग पानी पिएंगे। जाति व्यवस्था को चैलेंज करना दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको परपेचुएट भी कर रहे हैं कि दोनों के लिए अलग अलग टोटी हैं, दोनों अलग अलग जगह से पानी ले रहे हैं। तो किताब में एक शब्द इस्तेमाल करा गया है, सीक्रेट। सीक्रेट होता है, हमें लगता है रहस्य है, कुछ छुपा हुआ है, लेकिन कई बार सीक्रेट वो होती है जो हमें दिखाई दे रही होती है पर तब भी दिख नहीं रही होती है, हम उसके बारे में बातें नहीं करते हैं। नहीं दिख ही नहीं रही होती है सविता। तो ये जो मेरा ये मानना नहीं है कि दिख नहीं रही होती है, नहीं मतलब ये जो इमेज है इसमें ये कहा जा रहा है कि साथ साथ पानी पी रहे हैं, पर वो एक्चुअली साथ साथ पानी नहीं पी रहे हैं, वो एक नल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पंडित जी का अपना नल है, घिसुआ का अपना नल है, पर बस वो एक समय पे पानी भर रहे हैं। इसको बोलते हैं रहस्यवादी, रहस्यवाद। इसको छुपा दिखाई दे रहा है तब भी नहीं दिखाई दे रहा है। हमने तो सोल्यूशन दे दिया पर सोल्यूशन नहीं हुआ तो उसकी गलती। ये है तो जातिवाद को बनाए रखने का। और जब हम कंपोजिट कल्चर या हम मिश्रित संस्कृति, भारत में अहिंसा ही अहिंसा है और हम बड़े टॉलरेंट समाज है, जब हम लोग ये सब कह रहे होते हैं तो हम एग्जैक्टली ये कर रहे होते हैं, हम उस सीक्रेट को, उस रहस्य को पेश कर रहे होते हैं बार बार। तो यहाँ पर ये है किताब का। नहीं रहस्य पे से थोड़ी सी परतें उठाई जा रही हैं, आपसे आग्रह करा जा रहा है कि देखिए उसे, क्योंकि एक बार देख लेंगे तो मन में शायद इतना गुस्सा नहीं रहेगा, मन में प्रायश्चित की इच्छा है, लगेगा वो कुछ करें इसके बारे में, एटलीस्ट इसके बारे में चुपचाप ना बैठे रहें, देखें, ये ना सोचें कि हम चाय की चुस्की भरते रहें और वहां पे कोई और हिंसा कर रहे हैं। अगर आप बोले नहीं तो आप उस हिंसा के पर्दाई, आप उस हिंसा में संलग्न उत्तरदायी हैं। पूछिए आप कहना चाहती हैं। किताब के माध्यम से तो बहुत कुछ कह रही हैं, आप मतलब प्रत्यक्ष तौर पे कुछ कहना चाहती हैं इस किताब के माध्यम से तो वो भी कह सकती हैं। खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक हस्तक्षेप है जिसको शायद हम लोग पढ़कर समझ पाएंगे और समझ पाएंगे कि हम लोग अपने किन किन खोलों में जो है वो छुपे हुए हैं और संभवतः उससे निकलने की चेष्टा कर पाएं। संभवतः यही मेरी समझ में आ रहा है। मयंक और अपर्णा, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ और कहना चाहते हैं इसके पहले? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया। और जो अपर्णा ने बात बोली बहुत हल्के तौर के ऊपर कि आप अपने आप खरीद के भी पढ़ सकते हैं, खरीद के पढ़िए, लेकिन पढ़ते वक्त ये जरूर रखिए कि जो दिख रहा है और जो कहा जा रहा है उसके बीच का जो अंतर है उसको जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये किताब इस कोशिश से लिखी गई है कि हम लिंचिंग ऐसी चीजों को अपने समाज की कुरीतियों के संदर्भ में देखें और उससे लड़ने की चेष्टा करें। शुक्रिया अपर्णा इस किताब को लिखने के लिए। मयंक, आपका और सविता का बहुत शुक्रिया। नहीं सही कह रहे हैं मयंक, मेरी और मयंक दोनों ही की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका किताब लिखने का। ये आपने जिसको कह सकते हैं कि इतनी पीड़ा ली, जिसको आप शुरू में मर्सिया कह रही थी, वो एक उर्वरा धरती साबित होगी जिससे कि संभवतः बहुत सारे जो आइडियाज हैं वो जन्म लेंगे, ऐसी आशा है। और आप फिर आई और अपने ज़्यादातर आप अंग्रेजी भाषा में जो है अपनी किताबें लिखती हैं, पढ़ाती हैं, पर हिंदी में खास करके और हमारी चेष्टा थी और हमने आपसे आग्रह किया था
कि अपनी अपनी बात को सहज ढंग से कह पाएँ, ये भी अपने आप में जो है वो एक प्रयास है। और मयंक का इसमें बहुत-बहुत जो है वो बड़ा हाथ था, वो तैयार हुए और जिस तरीके से वैसे भी विश्वविद्यालय में मयंक जाने जाते हैं सरलीकृत करने के लिए पाठ्यक्रम को, और एक बहुत शानदार शिक्षक के तौर पे जाने जाते हैं मयंक, बहुत सीरियस, बहुत गंभीर शिक्षक। तो आप दोनों का ही बहुत-बहुत शुक्रिया गंभीर शिक्षक होने के लिए और एंगेज करने के लिए, सबसे दर्शकों से, विद्यार्थियों से, आम लोगों से एंगेज करने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी हम विदा लेंगे, आशा करते हैं आगे हम और मिलते रहेंगे और बातें करते रहेंगे और रहस्यों के पर्दे और खुलते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया सबका सुनने के लिए।